हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में है जबरदस्त मजबूती। आखिरी 1.5 घंटे में यही मजबूती रहेगी बरकरार या फिर आएगी मुनाफा वसूली? क्या होगी क्लोजिंग और कैसे करें अगले हफ्ते की तैयारी, ये रहेगा आज के बचे हुए 1.5 घंटे का फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बजट ट्रेडिंग वीक से पहले आखिरी 1.5 घंटा बाजार का मजबूती रही है, थोड़ा ऊपर से फिसले भी हैं, बट जानेंगे सर आपसे किस तरह की रणनीति बनानी है। ऑफ कोर्स आज बाजार बंद होने के बाद ये तो होते रहना चाहिए दीप। अगर एक तरफा चले तो सब और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कभी तेजी वाले ज्यादातर वक्त, कभी कभार मंदी वाले, तो बीच वाला मामला है। दोनों तरफ मौका मिल रहा है। कन्विक्शन, भरोसा आपको नजर आता है। आइए विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देख लेते हैं अब तक की बड़ी बातें। दमदार शुरुआत हुई है फरवरी सीरीज की और उसकी वजह साफ है। हल्के नोट पर हम सीरीज की शुरुआत करें, इससे बढ़िया कुछ चाहिए नहीं आपको। 150 अंक, अब 100 अंक मजबूत है निफ्टी, 17,200 के करीब है। सेंसेक्स 300 अंक मजबूत है। बैंक निफ्टी हरे निशान में बजा। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आखिरी मिनटों में आती हुई दिखी है इस वक्त, ये आप देख सकते हैं। ऊपरी स्तरों से दबाव भी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी है। आइए बैंक शेयर के अलावा आज तेजी दूसरी तरफ ज्यादा है। मेटल, आईटी, रियल एस्टेट और फार्मा शेयरों में खरीदारी 1 से 1.5%, ये सारे इंडेक्स मजबूत है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी जबरदस्त एक्शन में, 3% तक की मजबूती इन दोनों इंडेक्स में दिख रही है। डाउ फ्यूचर अभी भी कोई खास संकेत नहीं दे रहे हैं, शायद इसी वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। लाल निशान में आपको दिखेंगे डाउ फ्यूचर, जो कि सुबह सुबह 150-200 पॉइंट ऊपर थे। डाउ फ्यूचर्स ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिखे। यूरोप 1-1.25% कमजोर है। तो सपोर्ट जो ग्लोबल मार्केट से चाहिए हमारे हल्के बाजारों को, वो थोड़ा मिसिंग है। तो थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट मिसिंग है सर, बट एशिया में आज आपने अच्छा कारोबार देखा। जापान में 2% की तेजी थी, बाकी के कुछ एशिया के बाजार मजबूत रहे। हांगकांग और चाइना थोड़े कमजोर थे। हमारे बाजार भी ऊपर से फिसलते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा वसूली समझे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने की। गिरने की दो बड़ी वजह थी दीप। एक ग्लोबल मार्केट्स कमजोर और दूसरा एफआईएस की तेज बिकवाली। तो एफआईएस की तेज बिकवाली को हम ये मानकर चल रहे हैं कि कल तक के लिए, कुछ समय के लिए, अगर परमानेंटली ना भी समझे तो एटलीस्ट सीरीज की समाप्ति तक काफी कुछ कम हो जाएगी, खत्म हो गई होगी। कल तो आज कम हो जाएगी या फिर नहीं होगी, ये हम मानकर चल रहे हैं। सही है गलत है कल पता चलेगा, है ना, लेकिन अभी तक हम ये मानकर चल रहे हैं। तो एक, माफ कीजिएगा, एक मोर्चे पर थोड़ी सी राहत है और वो इस बात से भी दिखती है कि अगर एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में नई सीरीज में सिर्फ 33% पर गए हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि वो बहुत ज्यादा तेजी की पोजीशन में है नहीं, और एक हल्के बाजार में ऊपर का मूव जो बनता है वो आपका बना। दूसरा सपोर्ट जो आपको चाहिए वो ग्लोबल मार्केट से मिसिंग है। बस वही, अमेरिका से अभी भी वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। 4 दिन हो गए ऊपर नीचे करते हुए, और ऊपर नीचे सिर्फ मतलब मार्केट में नहीं करते, दाउ फ्यूचर्स में भी करते हैं। फ्यूचर में भी वो पहले वाली बात नहीं, पड़ा है मतलब 50 ऊपर हो गया तो 2 घंटे तक 50 ऊपर ही रहेगा, कुछ होता नहीं था। अब तो मतलब अगर आप 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए तो 50-100 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में मुझे लगता है दीप, जो हम बात कर रहे थे कल, कि या तो आज या सोमवार से आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाएगा। 4 दिनों की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बाद अमेरिकी बाजार एक दिशा के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। अगर रुक गए यहां से तो एक रिकवरी देकर बढ़िया वापस से अप मूव बन सकता है। और अगर आज के सेशन में या ज्यादा सोमवार के सेशन तक हम नहीं संभले तो फिर अमेरिकी बाजारों में कट बड़ा आएगा और उससे डाउ लीड करेगा नेस्डेक के मुकाबले में, क्योंकि नेस्डेक ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लगता है काफी हद तक आज वीकली सेशन के लिहाज से अमेरिका में भी मेक और ब्रेक का सेशन है। हालांकि मैं अब भी पॉजिटिव हूं अमेरिका को लेकर। क्या जो 4 दिनों का वोलेटाइल माहौल दिखा है, उसको देखते हुए एक आध दिन और ऊपर नीचे होकर अमेरिकी बाजार ऊपर की तरफ का रुख कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसा हमने किया है। थोड़ी सी हमने तेजी दिखाई, कुछ नहीं, हमसे ही सीख ले, हमसे ही देख ले, हम तो थोड़े मजबूत हैं ही, तो ठीक है फिलहाल। लेकिन अगर जो लोग लाल निशान में बाजार को देखने की आदी है, जिन्हें हरे में देखने की आदत नहीं है, लाल में देखने की इच्छा और आदत है, उनके लिए बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसल चुका है। भले आधा 1 पॉइंट ही नीचे हो, लेकिन नीचे थोड़ा सा अब आया है बैंक निफ्टी, दिन के गेंस गंवाता हुआ। आखिरी 1.5 घंटे में जब हम जा रहे हैं तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, अगले हफ्ते की बजट की तैयारी, थोड़ा ऊपर नीचे का माहौल। तो बुल्स और बेयर्स दोनों के लिए कुछ तो मौके बन रहे हैं बाजार में इस समय। चलिए, तो बाजार में मौके बन रहे हैं। थोड़ी देर में अनिल सर से डेटा भी समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह का डायरेक्शन बाजार चूज करेगा। आइए उससे पहले कुछ अहम ट्रिगर्स और साथ ही बाजार में आए हुए कुछ नतीजे और खबरें। वरुण और कुशल दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। दीपांशु, सबसे पहले नंबर्स जो हैं यहाँ पर फोकस रखिए। अभी काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ भी चुके हैं, बट बहुत सारे नंबर्स अभी भी आने बाकी हैं, जिसमें निफ्टी में ब्रिटानिया और साथ ही एल&टी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। एफएनओ स्पेस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अतुल लिमिटेड के कुछ देर पहले ही हमने देखे नंबर्स आए हैं अभी। साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, चंबल फर्टिलाइजर, मैरिको, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्फो एज, ओबेरॉय रियल्टी, यूनाइटेड ब्रेवरीज और वेदांता अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। कल के सत्र में भी निफ्टी से इंडसइंड बैंक और एनटीपीसी अपने नंबर्स जो है डिक्लेयर
करेंगी और F&O स्पेस से MCX अपने नंबर्स घोषित करता हुआ नजर आएगा। साथ ही डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक भी होने वाली है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे कि आप बता रहे थे कि बजट ट्रेडिंग वीक में हम एंटर करते हुए दिखेंगे, तो सोमवार रिजल्ट हेवी डे भी रहेगा और साथ ही बजट पर भी हमारा फोकस बना हुआ रहेगा। तो BPCL, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, IOC और साथ ही UPL, निफ्टी से ये 5 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही F&O स्पेस से DLF, एक्साइड इंडस्ट्रीज, HPCL और नवीन फ्लोराइन जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी है आपको। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होता हुआ दिखेगा और इकोनॉमिक सर्वे जो है 31 जनवरी को पेश किया जाएगा। इन्फीबीम एवेन्यूज नतीजों के साथ यहाँ पर डिविडेंड और मोर इम्पोर्टेंटली बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखें तो चाइना का जो मार्केट है वो बंद रहेगा स्प्रिंग फेस्टिवल के आधार पर, और साथ ही सिंगापुर और हांगकांग के जो बाजार हैं वो अर्ली क्लोज होते हुए दिखेंगे 12 बजे। कब? सोमवार को। क्यों 12 बजे क्यों? हाफ डे। अब उनका वो लूनर कैलेंडर शुरू अच्छा, हो तो ये होता है छुट्टी ना, के मूड में आ छुट्टी के रहे हैं। मूड में आ जाएंगे। आई थिंक अगले पूरे हफ्ते ही शायद ये ऐसे वहाँ ही तो 9 दिन बंद रहता है ना न्यू ईयर पे, चाइनीज न्यू ईयर पे। चाइनीज न्यू ईयर पे, करेक्ट। तो 9 दिन तो कौन न्यू ईयर मनाता है भाई? हम तो ढंग से 9 घंटे ही नहीं मना पाते अनलेस कि इस बार की तरफ फ्राइडे को आ गया न्यू ईयर। करेक्ट। हाँ, नहीं तो हम तो 9 दिन भी नहीं, 9 घंटे भी ढंग से नहीं मना पाते। कब याद आया पिछली बार हमने कब न्यू ईयर मनाया था? नहीं है, बहुत नहीं ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या करें, काम तो यही करना है। हांगकांग चाइना से जा नहीं सकते। मौका वहीं पर है। चलिए वरुण बताएं खबरों वाले शेयर। ओके, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, कुछ तो अभी भी आ रहे हैं, तो जो आ गए हैं वो बता देता हूँ। डॉक्टर रेड्डीज मुनाफा 27.9 करोड़ से बढ़ के 760 करोड़ के आसपास आया, मार्जिन 24% से घट के 22.8%। कोटक बैंक मुनाफा 1853 से बढ़कर 2131 करोड़ के आसपास आया है। जो NPS है यहाँ पे 3.19 से घटकर 2.71% के आसपास आए हैं। असाई इंडिया ग्लास मुनाफा 74 से बढ़ के 100 करोड़। सेंट्रल बैंक मुनाफा 165 करोड़ से बढ़कर 279 करोड़। वेबको मुनाफा 52 करोड़ से गिरकर 32 करोड़ के आसपास आया है। गुजरात फ्लोरो घाटे से मुनाफे में आई है, 480 करोड़ के घाटे के मुकाबले 201 करोड़ का मुनाफा है। हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल लॉस कंपनी को हुआ था, इसके लिए वो घाटा हुआ था। BCL इंडस्ट्रीज मुनाफा जो है 10 करोड़ से बढ़ के 24 करोड़। तिरुमलाई केमिकल मुनाफा 36.6 करोड़ से बढ़ के 75 करोड़। नवभारत वेंचर्स मुनाफा 118 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़। एरिस लाइफ मुनाफा 90 करोड़ से बढ़कर 101 करोड़। और पावर मैक मुनाफा जो है 3.15 करोड़ से बढ़कर 32.7 करोड़ के आसपास आया है। तो ये नतीजे हैं। टाटा कॉफी, अतुल उसके बाद भी आते रहे हैं, तो वो भी कुछ नतीजे हैं जहाँ पे नजर रखनी है। भारतीय एयरटेल प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने वाले हैं गूगल को 7.12 करोड़ शेयर 734 के भाव पे 5220 करोड़ ये जुटाने वाले हैं, ये खबर आई। इसके अलावा कोजेंसीज के हवाले से खबर आई है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीमेंट के जो दाम है उनको बढ़ाया गया है। करीब 30 रुपये प्रति बोरी के आसपास दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं, 1 फरवरी से लागू होंगे। ग्लेनमार्क फार्मा USFDA से एक दवा की अर्जी को मंजूरी मिली है। ग्रैन्यूल्स, इस कंपनी को भी USFDA से एक दवा के लिए मंजूरी मिली है। इसके अलावा SBI चेयरमैन की तरफ से बयान आया है कि NARCL, IDRCL के लिए RBI से मंजूरी मिली है। दोनों कंपनियों के बोर्ड का गठन हो गया है और 38 NPA अकाउंट जो है उनका चयन किया जाएगा। करीब 83,000 करोड़ के आसपास के NPA है जो उनको चुना जाएगा। L&T कंपनी को ONGC से ऑफशोर ऑर्डर्स मिले हैं 2,500 से 5,000 करोड़ के रेंज में। हनीवेल ऑटोमेशन, नवीन फ्लोरिन के साथ इन्होंने करार किया है। फ्लोरोकेमिकल क्षेत्र के लिए करार जो है वो किया गया है। राज रतन ग्लोबल वायर्स, यहाँ पे शेयर विभाजन को बोर्ड की मंजूरी मिली है 1:5 की। स्पाइसजेट सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था उसमें 3 हफ्ते का और समय मिला है। ब्लॉक डील्स हुई है MMTC में 12.6 लाख शेयर्स की, PNB में 37 लाख शेयर्स, HDFC बैंक 26.5 और रिलायंस इंडस्ट्रीज 24 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़ी देर में रामदेव अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल के नतीजों की बात करेंगे। ऑफकोर्स उनसे एक बाजार पर भी नजरिया लेना जरूरी है, पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार बताने के लिए कि बाजार की डायरेक्शन अब आपको क्या करनी है। और थोड़ी आप शार्प गिरावट इस समय बाजार में गिरते हुए देख रहे हैं। करीब 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी अभी अभी आपको आते हुए दिखा है और उससे ज्यादा निफ्टी भी अब 17,150 पर फिसलते हुए दिख रहा है। तो एक शार्प स्लाइड आते हुए दिख रहा है। ICICI, एक्सिस दोनों पर ऊपरी स्तरों से दबाव है। HDFC बैंक भी अब लाल निशान में आते हुए दिख रहा है आपको। तो बैंक्स में थोड़ी बिकवाली इस समय बनती हुई दिख रही है। आइए एक दो बैंक्स पर ही पहले एक बार राय ले ली जाए। बंसल जी, जरा ICICI बैंक पर नजर डालिए। अच्छे मोमेंटम में था, अब थोड़ी गेंस गिव अप कर रहा है और बाकी बाजार के साथ यहाँ पे भी दबाव है। क्या राय बनती है अब ICICI बैंक पर? देखिए दीपांशु, बड़ा सरप्राइजिंग मूव आया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उन लेवल्स को भी तोड़ा है इसने और नीचे में 780 का अहम सपोर्ट है। अगर 780 के लेवल टूटते हैं तो काफी दिक्कत ICICI बैंक में देखने को मिलेगी।
तो जिनके पास है ऑलरेडी बाइंग पोजीशन 780 के नीचे जाता है तो निकलने की राय होगी। बैंक पर आप वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं, एक्सिस बैंक भी वीकनेस में आपको आते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी कैसे देख रहे हैं, ये मुनाफा वसूली है या कुछ और फ्रेश शॉर्ट्स का भी एडिशन होते हुए दिख रहा है, क्या रहा है इस समय? देखिए मेरे हिसाब से दीपांशु ये समझना होगा कि हम ऊपर क्यों गए थे। यस्टरडे का जो बाउंस बैक था दैट वाज मोर ऑफ अ कॉल राइटर गेटिंग ट्रैप, उसकी वजह से रैली आई थी। और आज जो हम ऊपर खुले थे वो मुझे लग रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ अनवाइंडिंग पोजीशन थी बिकॉज पीपल डोंट वांट टू कैरी द पोजीशन ओवर द नेक्स्ट वीक। मुझे लगता है नाउ द ग्राउंड इज सेटल, बुल ने कोशिश कर ली, बैर ने कोशिश कर ली और अब रेंज क्लियर है 16,800 17,400। मुझे नहीं लगता ये ट्यूसडे से पहले रेंज ब्रेक करेगी। सो अभी जो अनवाइंडिंग है दैट इज मोस्टली बिकॉज people don't want to carry position over the weekend. At the same time budget में probably people want to go light because जिस हिसाब से FI की सेलिंग है मुझे लगता है people might not want to take a risk। जहाँ तक एक्सिस बैंक की बात है दीपांशु, 780 की कॉल में 18 लाख शेयर है तो मुझे लगता है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो सपोर्ट है समवेयर अराउंड 750, मेरा बायस पॉजिटिव है, आई वुड बी लुकिंग टू बाय अराउंड 750। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि लाइट रहना जरूरी है बिकॉज बैंक निफ्टी आज रिलेटिवली वीकर था देन द निफ्टी, सो दैट शोज कि अर्ली मूव जो है वो फिजल आउट हो रहा है। तो वेट एंड वॉच करें, सपोर्ट्स आए वहां पे रिव्यू लेना चाहिए। ओके और सपोर्ट पर रिव्यू करें, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है और वो आती दिख रही है और मजबूती की शुरुआत भी बैंक निफ्टी से हुई तो प्रॉफिट बुकिंग भी बैंक निफ्टी से आती दिख रही है। ऊपरी स्तर से करीबन 600 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल चुका है, 38,420 का हाई बनाकर 37,820 के आसपास ये है आपके लिए। निफ्टी भी अगर आप देखें तो ऊपरी स्तर से करीबन 200 पॉइंट कमजोर होता हुआ दिखेगा इस वक्त आपके सामने। आइए अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। वैसे तो न तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को किसी परिचय की जरूरत है न रामदेव सर को, लेकिन रामदेव सर 2 मिनट आपको इंतजार करना है इस बात के लिए पड़ेगा कि हम इस सेगमेंट में जब हम किसी भी कॉर्पोरेट को बुलाते हैं तो हम उनका परिचय जरूर देते हैं, भले आपको सब जानते हो। तो आप आज मार्केट एक्सपर्ट के बजाय एक कॉर्पोरेट की तरह हैं, तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि 1987 से कारोबार की शुरुआत की थी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने और उसके बाद 2007 में स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुई। उस समय जब 2007 में आईपीओ आया तो 26 गुना भरा था। 2010 में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने म्यूचुअल फंड की शुरुआत की और 2018 में ग्रुप का AUM 1 ट्रिलियन तक पहुंचा था और 2021 में आय, मुनाफा, नेटवर्थ और AUM चारों ही रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे। 100 से ज़्यादा अवार्ड इस कंपनी के नाम पर हैं और लगभग 20 लाख से ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के। अब आइए जो कंपनी के चेयरमैन हैं और फाउंडर हैं रामदेव अग्रवाल साहब, उनका भी परिचय दे दूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कैपिटल मार्केट्स की नेशनल कमेटी के आप मेंबर हैं और 1987 से आप फाउंडर हैं तो साथ में ही हैं। शेयर बाजार के जाने माने दिग्गज हैं। द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन ये जो पूरी सीरीज है इसके आप ऑथर हैं और डायरेक्ट टैक्स विभाग ने आपको राष्ट्रीय सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया। आइए अब मैं जल्दी से आपके सामने नतीजे रख दूं। आय 8% बढ़कर आई साल दर साल, कामकाजी मुनाफा 92% बढ़ा है, लगभग दुगुना होता दिखा है, 121 करोड़ से 233 करोड़ और मुनाफा जरूर 336 करोड़ से घटकर 240 करोड़ के आसपास आया। 30% की कमी रही है इसमें क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं नेट गेन और फेयर वैल्यू चेंजेस वगैरह के, वो भी हम समझेंगे रामदेव सर। सर स्वागत है सबसे पहले, धन्यवाद आपका समय देने के लिए, नतीजों पर बातचीत करने के लिए। वैसे तो मूड माहौल बहुत ही बेहतरीन है, वॉल्यूम्स ज़बरदस्त हैं। कल जो वायदा कारोबार की एक्सपायरी हुई अब तक का FNO में हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है, तो सर सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया है रिजल्ट्स? हाँ जी, कैपिटल मार्केट में बहुत ही बढ़िया है जी। जो आपने बोला कि कल तक का हाईएस्ट था, हाँ कल का जो 200 लाख करोड़ का जो वॉल्यूम था FNO में जी, वो कल तक का हाईएस्ट था, अगले 6 महीने का हाईएस्ट नहीं हो। तो ये क्या है कि बाजार बहुत जोर से एक्सपांड हो रहा है हॉरिजॉन्टली। आपके नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट 40 मिलियन से 80 मिलियन हो गए पीछे 24 महीने में। और जो जब पूरा बाजार का एक्सपांशन हो रहा है इकोनॉमी के साथ में, तो जो कैपिटल मार्केट प्लेयर्स हैं वहां पर कंसोलिडेशन, देखिए एक तरफ तो बाजार 20, 25, 30% से बढ़ रहा है, दूसरा ये है वॉल्यूम 40-50% से बढ़ रहा है और उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर्स वो कम होते आ रहे हैं। तो जो कंसोलिडेशन हो रहा है तो उसमें जो प्लेयर्स बच रहे हैं उनका ग्रोथ
बहुत ज्यादा। देखिए अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 90% 50% इस टाइप का है। तो क्लियरली ये बहुत बड़ा टेलविंड है और ये सेलिब्रेशन है कैपिटल मार्केट्स के लिए एंड स्टॉक मार्केट्स के लिए। और ये इस बात के लिए भी हो रहा है कि आपका जो फिक्स्ड इनकम मार्केट है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया है। 5-6-7% यील्ड से 4-5% यील्ड हो गया है। अब उसमें कितने लोग को, मतलब जिनको करने का फिक्स्ड इनकम तो करेंगे, कॉर्पोरेट्स हैं या ट्रस्ट है या रिटायर्ड ओल्ड पीपल, बट अदरवाइज द यंग जनरेशन विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई कि हम 4% में कैसे फिक्स्ड इनकम में डालें। उसी कारण से क्या है, इक्विटी एलोकेशन, जनरल इक्विटी एलोकेशन आउट ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स of the household is increasing. Now it is going from 2 to 4% or 2 to 3%. That only numbers will tell later on. बिल्कुल ठीक बात है। तो जबरदस्त इक्विटी मार्केट का बूम है और रिटेल जिस तरह से मार्केट में आ रहा है वो जबरदस्त दिख रहा है। सर लाइफ टाइम हाई, ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन मुनाफा कम हुआ है। जरूर कुछ एडजस्टमेंट है, बताएं सर किस एडजस्टमेंट की वजह से मुनाफा कम दिख रहा है? देखिए अनिल, इसमें क्या है, मुथूट ओसवाल इज मेड अप ऑफ 2 businesses. One, समझिए आधा आता है आपका ऑपरेटिंग बिजनेस से, राइट, एंड हाफ कम्स फ्रॉम मार्क टू मार्केट. सो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका 75% ऑफ द बैलेंस शीट, आउट ऑफ 5,400 crores बैलेंस शीट, 4,000 crore जैसा बैलेंस शीट इज इन द म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स एंड प्राइवेट इक्विटी एंड ऑल. सो दैट इज मार्क टू मार्केट एंड दैट गोज विद द मार्केट. सो यदि मान लो आपका दिसंबर क्वार्टर बाजार में अच्छा नहीं हुआ तो क्लियरली वहां पर मार्क टू मार्केट नहीं आएगा. लेकिन यदि आप पीछे 8-10 साल का एवरेज रखेंगे तो करीब 17 से 18% का एवरेज रिटर्न उसमें आता है, जो पूरा 75 जो 4,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है. सो वो एक चीज हो गया. दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पूरा फ्री कैश फ्लो टाइप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है आपका ब्रोकिंग से, वेल्थ मैनेजमेंट से, एसेट मैनेजमेंट से, वो प्रॉफिट करीब अभी ये क्वार्टर में 233 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट 80-90% हायर देन 92% हायर देन लास्ट ईयर. सो नाउ वी आर रीचिंग अ सिचुएशन वेयर my corporate profit, corporate operating profit is close to now 700-800 crores for the, I'm talking about 21-22. आप देखिए 9 महीने का तो करीब 350 करोड़ हुआ है. तो यदि आप अगले क्वार्टर का बिल लें तो अबाउट 800 crores के आसपास आएगा, 750-800 crore. सो वो एक लेवल पे हो गया. यदि आप अभी का रन रेट लें तो मे बी नेक्स्ट ईयर कुड बी 1,000 crores. So that's the kind of operating profit you're talking. Mark to market on 4,000 crores of net worth is about 600 to 700 crores. That's what you must look at the number. So total ongoing corporate profits on a 3 to 5 year basis should be about 25%. और वो चीज आप देखें तो अपना जो नेटवर्थ ग्रोथ है, आप देखिए इस क्वार्टर का जो नेटवर्थ है वो 5400 करोड़ है. That is 31% higher than last year. So that is one number to see on a secular basis at what pace my book value is growing. My book value would be growing at about 25% compounded. खराब टाइम में 15-17% से बढ़ेगा और अच्छे टाइम में 35-37% भी बढ़ेगा. मिला के आपका 25% जैसा होगा. सो 25%, यदि हम 25% से हमारा बुक वैल्यू बढ़ा सकते हैं और उसका आरओई करीब 26-27% रख सकते हैं, आई थिंक दैट इज अ कॉर्पोरेट गोल फॉर वेरी लॉन्ग टर्म टू कम. ठीक बात है. तो ये आप बड़ा एकदम एक्शन इस वक्त दिख रहा है और नतीजों में पूरी की पूरी डिटेल्स. सर वैसे देखा जाए तो लगभग सारे बिजनेसेस काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे हैं. सब यो कह सकते हैं कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स. ये बताएं सर, अब आखिरी क्वार्टर जो ये इस फाइनेंशियल ईयर का है, इसके लिए और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए क्या आउटलुक है? देखिए आउटलुक तो क्या है, देखिए दिसंबर का मतलब अभी 1 महीना पहले हुआ है और अभी कुछ ऐसा बदलाव नहीं है. एक ही बदलाव है कि थोड़ा बाजार थोड़ा करेक्शन हुआ है. बाकी वॉल्यूम्स आप देख ही रहे हैं. हमको बाजार के ऑपरेटिंग साइड में बाजार का उतना अंतर नहीं पड़ता, 2-5% बाजार ऊपर नीचे वहां से. इनफैक्ट वॉलिटिलिटी बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ते हैं. तो क्लाइंट एडिशन बहुत रोबस्ट है, अभी भी जनवरी में बहुत रोबस्ट है. वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हाई है. जनवरी इज टर्निंग आउट टू बी 10% बिगर देन लास्ट क्वार्टर. तो अभी तक तो बहुत अच्छा है. तो ये क्वार्टर जो ऑपरेटिंग साइड में तो मेरे को कोई चैलेंज नजर नहीं आता है. द रियल जो आप बोले कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, वन सिलेंडर विच हैज नॉट फायर्ड सो फार इज आवर हाउसिंग फाइनेंस. एंड मुझे लगता है कि उसका जो हमारा ट्यूशन पीरियड है और जो स्टेबलाइजेशन का पीरियड है वो उसका आखिरी फेज चल रहा है. और हो सकता है इस क्वार्टर में और नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट 22-23 वी एक्सपेक्ट इट टू बी मच बेटर, सिग्निफिकेंटली बेटर देन 21-22. सो वो एक सिलेंडर है, वो जब फायर करेगा तो आपको
क्लियरली नजर आएगा कि यस ROE इज हायर देन 12-13%, सो टोटल ROE माइट क्लाइम बियॉन्ड 30%। ठीक बात है। तो ये सारे के सारे आपके बिजनेसेस बड़े मजबूत दिख रहे हैं सर, चूंकि आप हमारे साथ हैं और बजट भी 2 दिन बाद है और बाजार फिर से थोड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। उम्मीद क्या रखी जाए सर इस बजट से? क्या कुछ ऐसा तोड़फोड़ होगा कि बाजारों में फिर से जोश आ जाए, या फिर नहीं ये भी निकल जाएगा वैसे दूसरे बजट की तरह? देखिए अनिल, ये जो बजट जो है बहुत अनप्रेसिडेंटेड बजट है एक प्रकार से, मतलब काफी हिस्टोरिकल बजट होगा। देखिए हिस्टोरिकल किस बात से होगा, क्योंकि आपका 22-23 शुड बी द ईयर ऑफ first year post COVID. Hopefully there is no COVID in largely in 22-23 there should not be any COVID effect. Already tax buoyancy है, तो आपका full tax recovery आएगा नेक्स्ट ईयर में। उसके ऊपर से आपको 6.5% फिस्कल डेफिसिट, तो ये तो बहुत बड़ा बजट होगा मेरे हिसाब से। एंड रेवेन्यू एस्टिमेट कुड बी लोअर देन व्हाट दे विल अचीव फाइनली। तो आपका बैंकिंग सिस्टम इज वेरी गुड, आपका टेक बूम इज ऑन, योर एक्सपोर्ट बूम इज फुल ब्लास्ट। जो वीकनेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बहुत बढ़िया है। सो एक ही जगह जहां पर वीकनेस है, 2 जगह वीकनेस नजर आ रहा है, वो है प्राइवेट कैपेक्स और डाइवेस्टमेंट। तो डाइवेस्टमेंट तो शायद गवर्नमेंट आगे पीछे करेगी, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स लाने के लिए आपको इकोनॉमी में डिमांड खड़ा करना, और वो डिमांड जो है आपके नीचे तबके के लोग जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वहां पर कैसे आप परचेजिंग पावर इंजेक्ट करें, बाइंग पावर इंजेक्ट करें, वो मेरे ख्याल से बजट का फोकस रहेगा। ठीक बात है। और सर बाजार पर आउटलुक? बाजार हमको तो हमेशा तेजी लगता है और जितना नीचे आता है उतना ज्यादा तेजी लगता है, तो ठीक बात है। एक और चीज़ सर, क्योंकि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले साल 1.5 साल में मार्केट में आए हैं, आपके भी कस्टमर बेस 20 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पहली बार हिला है कि ये 2-3 महीने से लगातार ऐसा लग रहा है कि तेजी कब होगी। जो शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं भी, और नेचुरली जो पहली बार आता है मार्केट में धीरे धीरे सीखता है, जरा उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए बताएं सर। देखिए बाजार में करेक्शन, दिस इज द ईयर ऑफ करेक्शन। मेरे हिसाब से ग्लोबल इक्विटी विल गो थ्रू द करेक्शन, इट इज गोइंग थ्रू द करेक्शन। लेकिन कितना करेक्शन, कितना फास्ट हो जाएगा, देखिए आप, हमारा फोकस तो कंपनी के ऊपर रहता है, तो कंपनीज बहुत अच्छी करेंगी। जो हालत है उसमें कॉर्पोरेट प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग रहेगा। अब पी मल्टीपल, आप एक तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट, दूसरा मल्टीपल है। अभी मल्टीपल जो 22-23 का है वो गिर के 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना हमारे को समझ है कि वो 23 वाला 27 हो जाएगा, 23 वाला 17 हो जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट है बोलने का, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 4-6 महीना जब तक ये यूएस का जो इन्फ्लेशन का जो ये है फाइटिंग है, वो जब तक कंट्रोल में ना आ जाए या मार्केट प्राइसिंग ना कर ले, बिकॉज मार्केट विल मूव अहेड ऑफ द पावेल और एडवर्टाइज, तो वो जब तक करेक्शन, वहां का करेक्टिव फेज खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक मेरे ख्याल से यहाँ भी मार्केट में इफेक्ट रहेगा। एफआईज बेचते रहेंगे और एफआईज के बेचने के चलते इंडेक्स थोड़ा नरम रहेगा। और लेकिन मेरे लगता है सेकेंड हाफ में करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और कहीं न कहीं जाके मार्केट विल ट्रैक कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ रादर देन ट्राइंग टू फिगर आउट, मतलब जो भी आपका एक्सेस वैल्यूएशन है इन एमर्जिंग मार्केट कंपेयर टू अदर मार्केट्स, आई थिंक विल बी अलाइंड एंड सेकेंड हाफ will be good for the FI flow also and economy in general. So market should do okay in the second half. First half will be the period of correction. ओके तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक और डायरेक्शन, बाजार के लिहाज से भी, बजट के लिहाज से भी, और साथ ही अपने नतीजों पर भी। रामदेव सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बजट के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी और बजट के बाद आपके व्यूज़ जानने का मुझे, हमारी टीम को और सारे दर्शकों को बहुत इंतज़ार रहेगा कि बजट के बाद सर क्या कुछ कहते हैं। तो आपसे 1 फरवरी का अपॉइंटमेंट फिक्स है सर, 4 बजे दोपहर में बजट के बाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके तो ये थे रामदेव सर बताते हुए अपनी कंपनी के नतीजों के बारे में। हाईएस्ट एवर कामकाजी मुनाफा, तो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है इस वक्त। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये है आपके लिए इस समय का इंटरव्यू। बाय द वे सर, बाजार में भी थोड़ी रिकवरी हुई। बैंक निफ्टी काफी शार्पली गिरा, 250 पॉइंट नीचे गिरने के बाद अब थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर होकर 37,900 के ऊपर आते हुए, और साथ ही आप देख रहे हैं थोड़ा एक्शन निफ्टी में भी वापस 17,200 पर आते हुए दिख रहा है। आइए L&T, इस पर है नजर। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर फोकस भी बना हुआ है बजट से पहले, और आज L&T के नतीजे भी आएंगे। जानते हैं वरुण के साथ कैसे रहेंगे इनके नतीजे। वरुण बताइए।
तो दीप नतीजे मिले जुले रहेंगे। मिले जुले इसलिए क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन मार्जिन में गिरावट होगी। अब ग्रोथ क्यों ठीक ठाक रहेगी? क्योंकि कंस्ट्रक्शन गतिविधि जो है उसमें सुधार हुआ है, तो इसके चलते जो ईपीसी कारोबार है वहाँ पे प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। नए ऑर्डर जो है, हालांकि साल दर साल वहाँ 40% की गिरावट है, वो इसलिए है क्योंकि बेस में अगर आप देखेंगे जो मेट्रो के प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन के माफ कीजिएगा, प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला था वो था, तो इसके लिए बेस काफ़ी हाई है। उसके चलते जो ओवरऑल न्यू ऑर्डर्स में ग्रोथ है वो थोड़ी कम है, लेकिन ऑर्डर एडिशन जो है वो अभी भी हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। एग्जीक्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो इन सब का फायदा कंपनी को मिलेगा। इसके लिए रेवेन्यूज जो है करीब 11-12% के आसपास बढ़ेंगे। लेकिन जैसे सब कंपनीज का हाल है, इसका भी है। जो ओवरऑल रॉ मटेरियल के कॉस्ट है वो बढ़े हैं, साथ ही साथ कुछ इंटरस्टेट कॉस्ट है वो इस कंपनी के लिए बढ़े हैं, जिसके कारण मार्जिन जो है वो थोड़े दबाव में रहेंगे। 12% से गिर के 11.4% पे आएंगे, और इसी का इम्पैक्ट आपको मुनाफे में देखने मिलेगा, जहाँ करीब 8% की गिरावट 2274 करोड़ के आसपास आएंगे। हालांकि यहाँ भी बेस इफेक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि पिछले साल प्रॉपर्टी बिक्री जो है उसके वजह से मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, तो काफ़ी हद तक बेस इफेक्ट के चलते नंबर्स थोड़े वीक नजर आएंगे। हालांकि भेल के नतीजों के बाद काफ़ी उम्मीद है कि एल&टी से भी अच्छे नतीजे मिलेंगे। नज़र कहाँ रखनी है? एक तो ऑर्डर बुक, दूसरा हैदराबाद मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसको लेके परेशानी है, उसके ऊपर मैनेजमेंट क्या कहता है, यहाँ पे नज़र रखेगा। और जाहिर सी बात है कमोडिटी कॉस्ट को लेकर कंपनी क्या कहती है, मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक देते हैं, ये जानना जरूरी होगा। बिल्कुल। और एल&टी ऑफ कोर्स ये टोन भी सेट करती है जहां तक बाकी कैपिटल गुड्स, बाकी इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स के का सवाल है, तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके नतीजे। आइए एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले ली जाए एल&टी के। कुणाल जी क्या राय देंगे 1900 के लेवल पर एल&टी सर? देखिए, जबरदस्त चार्ट है दीपांशु। स्टॉक में करेक्शन हो चुका है और मुझे लगता है इस करेक्शन के बाद अब इसमें तेजी बनेगी। ये ट्रेडिशनल बजट स्टॉक है, तो मुझे लगता है वैसे भी बजट के आसपास इसमें गतिविधि देखने को मिलती है। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 1870 रुपए के आसपास, 1870 के आसपास। तो सबसे पहला काम ये करें, 1870 का स्टॉप लॉस लेकर के बाय करें। मुझे लगता है कि 2000 के ऊपर के लेवल्स आपको बजट के दिन हो सकता है इसमें देखने को मिल जाए। ओके, तो ये है आपके लिए एल&टी। देखते हैं इस पर आपको किस तरह का एक्शन आते हुए दिखेगा। बजट काफी इंपॉर्टेंट एक ट्रिगर रहेगा इसके लिए। बट एक स्टॉक जहां पर अच्छी स्पाइक आते हुए दिख रही है, टाटा कंज्यूमर पर रखिए नजर। एक बढ़िया मूव इस पर आते हुए दिखा, थोड़ा कूल ऑफ हो गया, वापस थोड़ा मूव दिखा रहा है। तो टाटा कंज्यूमर इस समय थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। कंजम्पशन नेम्स पर भी हमारा फोकस है, और एल&टी की तो बात हो गई, बट कंजम्पशन के दिग्गज ब्रिटानिया के भी आने वाले हैं नतीजे। तो आइए एक बार जल्दी से ब्रिटानिया के नतीजों पर भी जान लेते हैं वरुण के साथ कि क्या है इस समय बाजार का अनुमान। बताएं वरुण, कैसे रहेंगे ना? डेफिनेटली नॉट अ गुड डे फॉर ब्रिटानिया, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मार्जिन में दबाव रहने वाला है, और जाहिर सी बात है सबका यही हाल है और इस कंपनी का भी ये हाल रहेगा। लेकिन यहाँ मार्जिन में दबाव थोड़ा ज़्यादा होगा। अब वो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इस कंपनी ने अपनी जो ओवरऑल ग्रामेज है उसमें थोड़ी कमी की थी, तो उसके चलते थोड़े बहुत मार्जिन जो है वो हिट हो सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही है। लेकिन इसके चलते सेल्स बढ़ेगी, और इसी के चलते हमारा मानना है कि ओवरऑल वॉल्यूम जो है करीब 4 से 6% के आसपास बढ़ सकते हैं। नो डाउट ग्रामीण इलाकों में जो मांग है उसमें थोड़ा धीमापन है, उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पर देखने मिलेगा, और ओवरऑल कॉस्ट जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, आउट ऑफ होम कंजम्पशन जो है वो कुछ हद तक बढ़ा है, वहाँ से थोड़ा सहारा मिलेगा। इसके लिए हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम 4 से 6% बढ़ेंगे, रेवेन्यूज 9% बढ़ेगी, 3450 करोड़ के आसपास आने वाले हैं। मार्जिन जो है 19.3% से गिर के 16.1%, मुनाफा जो है 11.5% गिरेगा। ओके, तो यह है आपके लिए ब्रिटानिया। और इस पर मैं चार्ट चेक लूँ उससे पहले कुणाल जी आप डिक्सन टेक के चार्ट्स पुल अप करिए सर, क्योंकि यहाँ पर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और फर्स्ट कट थोड़े सुस्त नतीजे दिख रहे हैं। मुनाफा 62 करोड़ से घटकर 46 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। आय हालांकि बढ़कर आई है, लगभग 2180 करोड़ से बढ़कर इनकी आय में बड़ा आपने इजाफा आते हुए देखा है। 40% आय में आपने बढ़त देखी है, 3000 करोड़ से ज्यादा की इनकी आय आती दिखी। तो आय में अच्छा उछाल देखा है, हालांकि मुनाफा ओवरऑल आपको गिर कर आते हुए दिखा है। मुनाफा तो खराब सर, मुनाफा नहीं, ओवरऑल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। आय अनुमान से कम दिख रही सर। हमने अनुमान 3240 करोड़ का लगाया था। आय भी मतलब अनुमान से करीबन 200 करोड़ कम आई है। 200 करोड़ कम आई है। रेवेन्यू पे तो मिस किया ही किया, इसका मतलब क्लियर कट है। हुई कॉस्ट प्रेशर जबरदस्त है डिक्सन में। ये तो मेरे ख्याल से मार्जिन बहुत ही खराब आएंगे, ये रिजल्ट तो बड़े खराब दिख रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, इस मार्केट में हाई पी मल्टीपल वाले स्टॉक्स में गुंजाइश ही नहीं है आपके लिए गलती करने की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 100 करोड़ से 103 करोड़, हाँ, अनुमान 133 करोड़ का था। तो 30% की बीट है। माय गॉड, ऑपरेटिंग लेवल पर 130 के सामने 100 करोड़, अनुमान 130 का था। हाँ, उसके सामने बहुत ही खराब रिजल्ट, बहुत खराब है। बिल्कुल सर। डिक्सन के रिजल्ट तो बेहद खराब नजर आ रहे हैं। मतलब डिक्सन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये रिजल्ट्स, क्योंकि जनरली ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेवेन्यू ये मिस होने वाली चीज है नहीं।
जी। एक्स्ट्रा 900 करोड़ पे सिर्फ 3 करोड़ कमाया बेटा, ये सोचिए आप। 900 करोड़ आपकी आय बढ़ी है, आय बढ़ी है, उस पर EBITDA से 3 करोड़ बढ़ा है। मतलब आप सिर्फ रेवेन्यू कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बना रहे। बिल्कुल मार्जिन प्रेशर, मार्जिन प्रेशर आएगा, बिल्कुल सर। गजब का मार्जिन प्रेशर है, माय गॉड। मतलब ये तो स्टॉक की डी रेटिंग कर देगा ये नंबर तो, आ गए मतलब सर 3.35%, 4.6% से माय गॉड 3.35 खाली, बहुत ही खराब नंबर है। उफ, चलिए तो स्टॉक 5% नीचे भी है, नंबर्स बेहद बेहद खराब है नंबर्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक बार जरा अब चार्ट देखिए, चार्ट देखने का सही समय अब आया है। कुणाल जी जरा चार्ट देखिए, नंबर बड़े खराब दिख रहे हैं इस वक्त। अनिल जी चार्ट भी बेहद खराब है। अनिल जी स्टॉक 5200 रुपए के स्तरों से सीधा वर्टिकली नीचे गिरा है और मुझे लगता है कि अभी भी इसके लिए इन स्तरों पर सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट 3800 से 3900 के बीच में मुझे दिखाई पड़ता है, तो 200-250 रुपए और गिर सकता है, लेकिन अब बेचने के लिए देर हो चुकी है। तो मेरी राय में 3900 के आसपास देखते हैं क्या ये उन स्तरों को होल्ड कर पाता है। अगर होल्ड कर पाता है तो इसमें कुछ स्थिरता लौटेगी, काफी लंबा एक कंसोलिडेशन होगा, फिर जाकर के तेजी देखने को मिलेगी। तो तुरंत कोई तेजी बनेगी इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल खरीदारी की राय इन स्तरों पर नहीं। खरीदारी तो बिल्कुल करें ही नहीं करनी है। और देखते कि कितना और गिर सकता है, क्या हो सकता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन नंबर्स बेहद खराब है। ये है आपके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी के नंबर्स। अच्छी कंपनी है और जनरली अब तक, लेकिन एक चीज वरुण इंटरेस्टिंग है, मतलब 900 करोड़ के एडिशनल रेवेन्यू पर सिर्फ 3 करोड़ का एडिशनल काम करे। ये कैलकुलेशन आपने बड़ी फास्ट की, जोरदार कैलकुलेशन दी है ना। कुछ कमाया। आइए इसमें दीप चंबल के भी रिजल्ट आ रहे हैं, जरा एक बार चंबल के रिजल्ट आप देख लें। आय बढ़कर आती हुई दिख रही 3873 करोड़ के मुकाबले में 4000 करोड़ से ज्यादा की आय है। एक बार रिजल्ट आप देखिए जरा। बिल्कुल सर, आय अच्छी बढ़कर आई है सर। 3870 करोड़ के सामने 4740 करोड़ की आपको आय आती दिख रही है, तो लगभग 900 करोड़ की आपने आय में बढ़त आती हुई दिखी है। तो ये अच्छा आय का आंकड़ा आ रहा है। मुनाफा ये थोड़ा घटकर आया है, 471 करोड़ से घटकर 435 करोड़ का आया। तो अगेन मुनाफे पर हिट आपको चंबल में आते हुए दिख रहा है। जो एक कांस्टेंट स्टोरी बनती हुई दिख रही है, वही हम बात कर रहे थे। रॉ मटेरियल प्राइसेस का प्रेशर है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल तौर पर थोड़ा दबाव बन रहा है। तो इवन दो टॉप लाइन अच्छी रह रही है कंपनीज की, रेवेन्यू में ग्रोथ है, बट ऑपरेशनल कामकाज तौर पर यहाँ थोड़ा असर है। इसलिए आप देखते हैं मुनाफे पर भी प्रेशर बनते हुए दिखा है। तो आय में करीब 800 करोड़ 900 करोड़ की बढ़त आपने देखी है, बट इसके अलावा मुनाफा यहाँ पर आपको गिर कर आते हुए दिखा है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ा फॉल आया है, 786 करोड़ से घटकर 583 करोड़ का इनका कामकाजी मुनाफा है। तो बड़ा हिट कामकाजी तौर पर भी है इसका। सेम स्टोरी जो डिक्सन की बात कर रहे थे, हालांकि कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर से हैं दोनों कंपनीज। आय में अच्छी बढ़त, बट कामकाजी मुनाफा गिर कर आते हुए दिखाए। कुणाल जी, चंबल फर्टिलाइजर उम्मीदें काफी थी, एग्री थीम था, अच्छा रनअप भी आया, बट नतीजे मैचअप नहीं कर पा रहे हैं सर। देखिए दो स्तर हैं, 435 455, 20 रुपए की रेंज है। मुझे लगता है कि इसी में उछल कूद करता रहेगा ये दीपांशु। कोई खास अभी क्लियर ट्रेंड इमर्ज नहीं होगा जब तक इन दोनों में से एक लेवल ना टूट जाए। तो 435 के नीचे कमजोरी देखने को मिलेगी, 455 के ऊपर मजबूती। इस बीच मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करें, कोई ट्रेड ना करें, बेहतर रहेगा। तो इस बीच ट्रेड ना करें, वेट एंड वॉच करें, अवॉइड करें, बेहतर ही रहेगा। मार्जिन्स भी सर घटे हैं इसके, मार्जिन्स भी और कामकाजी मुनाफा भी जरा मैं आपके सामने रख दूं। 786 करोड़ से घटकर 582 करोड़ आता हुआ दिख रहा है कामकाजी मुनाफा। मार्जिन 20 से 12, बहुत ही खराब। मतलब इतने खराब मार्जिन चंबल के भी। मार्जिन में हो क्या रहा है? वही है सर, प्रेशर है इतने खराब मार्जिन, मतलब ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा खराब है। दोनों ही मिड के, चाहे वो डिक्सन हो चाहे चंबल हो, मार्जिन बहुत खराब आए हैं। मार्जिन रॉ मटेरियल इश्यूज है, इसी स्पेस में भी रहे थे इनके भी। और जबकि ये तो बजट के पहले वाला ओवरबॉट स्टॉक है एक्चुअली, 500 रुपए तक गया था मेरे ख्याल से। तो ये तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का बड़ा केस है एक्चुअली। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर ये है। डिक्सन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 90% से बढ़कर 99% चला गया। डिक्सन में तो वही कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स की जो बात हो रही थी, वही प्रॉब्लम वही है। 99% रेवेन्यू का हिस्सा यहीं पे, तो वो है उसका हिस्सा। चलिए, प्रेशर आते हुए दिख रहा है डिक्सन टेक और साथ ही चंबल फर्टिलाइजर। इनफैक्ट इन नतीजों पर एक बार सेठी साहब की भी राय ले लें। सेठी साहब, रेवेन्यू में तो अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है, बट जिस तरह से मार्जिन्स गिर रहे हैं, कामकाजी मुनाफे पर असर है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर असर है। क्या होगा सर इनकाउंटर्स का, क्योंकि बाजार की काफी ज्यादा उम्मीदें थी यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, जो नतीजा है देखा हमने कि रेवेन्यूज पे तो दोनों ही कंपनियों ने बाजार के एस्टिमेट्स को भी बीट किया है, अच्छी बढ़त दिखाई है, बट मार्जिन्स पे प्रेशर के कारण
प्रॉफिट्स में ग्रोथ नहीं आई है और ये मार्जिन का प्रेशर जैसे डिक्सन के केस में देखेंगे तो मेटल्स के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, एबीएस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं जो होम अप्लायंसेस बनाने में काम आता है, तो इन सब का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। बट मुझे लगता है एक क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर इस तरह की कंपनियों को नहीं देखना चाहिए। अगर किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल ठीक है, अभी हाल फिलहाल रुकना चाहिए और गिरावट का इंतजार करना चाहिए, तो वही मेरा व्यू रहेगा। और जहां तक चंबल फर्टिलाइजर का सवाल है, वापिस वही है कहानी, और इन फर्टिलाइजर कंपनियों को क्रूड के बढ़े हुए प्राइसेस का भी असर पड़ता है, गैस के प्राइसेस का भी फर्क पड़ता है, तो इन सब के कारण इनके भी मार्जिन्स में काफी गिरावट आई है। बट ये जो स्टॉक्स है मुझे लगता है आज अब रिजल्ट आ गए, इवेंट खत्म हो गया, अब आगे जो इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स के लिए। मुझे लगता है एग्री फोकस्ड बजट होगा, तो उस लिहाज से आज की ये गिरावट मतलब जिन्होंने लिया हुआ है पैनिक नहीं करें, हो सकता है ये स्टॉक वापस से मंडे को पॉजिटिव हो जाए। बिल्कुल, और यहाँ पर भी चंबल फर्टिलाइजर में भी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो 20%, 21% से बढ़कर 32% आते हुए देखिए। यही है कॉस्ट प्रेशर है, कॉस्ट प्रेशर यहाँ पर है। और कंपनी का कहना भी है कि वो जो ये कॉस्ट प्रेशर है उसको पास ऑन नहीं कर पाए, तो प्राइस वैसे नहीं बढ़ा पाए जैसा इनका कॉस्ट आते हुए दिखा है सर। ओके, तो मेन इशू यही है कि दोनों कंपनी में कॉस्ट प्रेशर है, और आप तो बता रहे हो उसमें 99% को एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 99 मतलब 1% पे धंधा कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है इस साल इस क्वार्टर नहीं कमाया, खाली समाज सेवा कर रहे हैं ताकि क्लाइंट कहीं जाए नहीं, वैसा हाल है डिक्सन में। तो एग्जैक्टली संभालने की बात है। चलिए, कॉस्ट प्रेशर, इनपुट कॉस्ट प्रेशर दोनों। अच्छा, सेठी साहब आ गए हैं, तो सेठी साहब का कर ले स्वागत। करते हैं सर। स्वागत तो हो ही चुका है, वैसे सवाल जवाब भी दे ही चुके हैं आपको। बिगुल सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सर सेठी साहब, आज का क्या है इरादा? बिल्कुल दीपांशु, खरीदारी करनी है। 2 स्टॉक कैश मार्केट के तो अभी दे रहा हूँ, और चूंकि आज लाइव हूँ शो पे और पूरे 3:30 बजे तक हूँ, उसके बाद मस्ती की पाठशाला तक हूँ, तो 2 स्टॉक या 1 स्टॉक तो कम से कम F&O का रहेगा ही, हो सकता है कोशिश करूंगा और भी स्टॉक्स देने की। बाकी जो आज का पहला कैश मार्केट का स्टॉक है, ये स्टॉक बजट के पहले का ब्लाइंड बाई स्टॉक होता है। ये एक एग्री फोकस स्टॉक है। स्टॉक का नाम है VST टिलर्स, जो कि अभी 2950 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और ये बजट तो मैं कई दिनों से कह भी रहा हूँ कि एग्रीकल्चर पे अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। जिस तरह से देखिए, एक तो सरकार के सामने आने वाले दिनों में यूपी और पंजाब के इलेक्शंस है, जो कि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, और उसको ठीक करने के लिए, उसको राजी रखने के लिए एग्रीकल्चर पे अच्छा खासा फोकस रहेगा। और दूसरा, ग्रोथ के लिए भी जरूरी है कि अपनी एग्री इकोनॉमी अच्छा करे, और फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद भी वहां जो नाराजगी है उसको भी मुझे लगता है दूर करने की सरकार कोशिश कर सकती है। तो ऑल इन ऑल इस सेक्टर पे बुलिश, और यहाँ से ये एक फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड कंपनी है। ये पावर टिलर्स बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और हाल ही में 2-3 और कुछ इन्होंने जॉइंट वेंचर्स या टाइअप्स किए हैं। जैसे एक टाइअप किया है, एक यूएस की कंपनी है, नाम है Zimeno, ZIMENO, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन यही होगा। उसके लिए जो उनके इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स है, उनके लिए इंटीग्रेटेड ट्रैक्टर पावर ट्रेन बनाने के लिए करार किया है। दूसरा, एक साउथ अफ्रीका की कंपनी है, ग्रुप है ETG, उसके साथ वहां पे अपने ट्रैक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करार किया है। तो इन तरह के काम किया जिसका फायदा आने वाले दिनों में मिलना, आने वाले क्वार्टर्स में मिलना है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। सितंबर में 32 करोड़ का पैट था, जो कि जून में 24 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 17-18%, जीरो डेट कंपनी। और FIS DIS भी इस स्टॉक में अच्छा भरोसा है उनका, अराउंड 21% ओन करते हैं, जिसमें निप्पॉन है, कोटक है, L&T है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है 3100 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 2900 रुपए का। ओके, 2900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रखे 3100 का। ये है आपके लिए पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय VST टिलर्स में। एक और बेहतरीन स्टॉक आने की तैयारी में है सेठी साहब की तरफ से, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। उससे पहले एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। दीप, ये खबर ऐसी है जो इक्विटी में निवेश करने वाले लोगों के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट लाएगी। आज तो जरूरत भी, आज नहीं, बट वैसे जरूरत है सर। तो इस बजट में म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में पैसा लगाने वाले, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बढ़िया खबर आने की तैयारी में है, बता रहे हैं तरुण। तरुण बताइए, क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास?
बिल्कुल, जो उम्मीद की जा रही है और जो काफ़ी लंबे समय से लंबित भी है वो है इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड हैं उनके जो निवेशक हैं या कहें जो टेक्निकल भाषा में यूनिट होल्डर्स हैं वो 2 बार एसटीटी पे करते हैं। एक बार जब फंड उनके बिहाफ पे कोई स्टॉक्स लेते हैं तब वो एसटीटी पे करते हैं और एक बार जब वो रिडम्पशन अपना करते हैं यूनिट होल्डर्स तब वो एसटीटी पे करते हैं। तो ये एक एनोमली कह सकते हैं इस पूरे फंड को लेकर है। तो इस पे अब सरकार विचार कर रही है कि एक बार ही एसटीटी लिया जाए और वो एसटीटी रिडम्पशन पार्ट पे लिया जाए, क्योंकि आप 2 बार एक ही यूनिट होल्डर 2 बार यदि एसटीटी पे कर रहा है तो वो सही नहीं है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में इस बात का ऐलान हो कि केवल जब रिडम्पशन आप करेंगे तब आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो उसमें एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ, ये दोनों वायदा कारोबार के स्टॉक हैं। यूटीआई एएमसी ये एक और स्टॉक है। इन सब के लिए अच्छी खबर कि अगर एसटीटी में एक या दोनों तरफ, अच्छा तरुण, एक ही तरफ रहा, दोनों तरफ नहीं। देखो, कायदे से इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसटीटी लगना नहीं चाहिए। यस सर। उसका रीजन मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि आप जब कोई भी म्यूचुअल फंड में, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो जी, ठीक है, म्यूचुअल फंड वो पैसे से आपके शेयर खरीदता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड। करेक्ट। तो जब इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर खरीदता है तो एसटीटी देता है। यस। बेचता तो एसटीटी देता है। तो फिर जब मैं म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद रहा हूँ बेचता तो अलग से और क्यों एसटीटी? 2 बार क्यों भाई? बात है, बिल्कुल करेक्ट। तो कायदे से लगना नहीं चाहिए। तो आप एक ही बार क्यों हटवा रहे हो, दोनों बार क्यों नहीं हटवा रहे? देखिए, इस समय जो कोविड के बाद सरकार पे एक बड़ा प्रेशर है टैक्सेस को लेकर, तो बहुत तरुण दिल्ली में जाके तरुण दिल्ली में जाके सरकार की तरह मत बोलो आप। 40% टैक्स बढ़ के आया है इस साल जितना टैक्स आया लाइफ टाइम हाई है। जरा दोनों तरफ करवाओ। मतलब एक्चुअली है ना, मैं बताऊं तरुण, न बाइंग पे न सेलिंग पे, न यूनिट खरीदने पर न रिडम्पशन पे, दोनों तरफ नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या इसके पीछे कोई सोच है कि सिर्फ रिडम्पशन पर हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल जो उम्मीद की जा रही है और जो रिकमेंडेशन चाहे रेगुलेटर्स की तरफ से हो या बाकी ब्रोकर एसोसिएशंस की तरफ से हो, सभी का यही रिकमेंडेशन था कि उसको रिडम्पशन पर ही लगाया जाए। यूनिट होल्डर्स पे जब वो बाय करते हैं तब एसटीटी ना लगाया जाए। तो उम्मीद भी ये की जा रही है कि रिडम्पशन पे ही एसटीटी लगेगा। जब शुरुआत में जब म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पे बाय करते हैं तब एसटीटी नहीं लगेगा। आपके लिए बड़ी खबर दीप, मेरे ख्याल से ये बड़ी खबर है। म्यूचुअल फंड के लिए बड़ी राहत की बात होगी और इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाते हैं, अब देखो क्यों, मैं गया, मैंने शेयर खरीदे, यस, ठीक है, तो मेरे को जो एसटीटी लगना लग गया। अगर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदूं, मुझे 2 बार एसटीटी देना पड़ता है। बिल्कुल। क्यों दूं भाई? एग्जैक्टली। म्यूचुअल फंड अपना ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड जो आगे ट्रेड करते हैं या जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर ब्रोकर के थ्रू खरीदते बेचते हैं, उस पर वो एसटीटी भी दे रहे हैं, ब्रोकरेज भी दे रहे हैं, वो तो मेरे लग की आती है। बिल्कुल। सो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मेरे लिए तो 2 बार हुआ ना, हो गया। तो अगर मैं थोड़ा भी अपने आप को स्मार्ट समझता हूँ तो फिर मैं सीधा ही शेयर खरीदने की कोशिश करूंगा, 2 बार एसटीटी क्यों दूं? सो उस लिहाज से म्यूचुअल फंड के लिए अच्छी खबर है। और मेरे ख्याल से भले तरुण कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है हटेगा तो दोनों ही हटेगा। क्यों? एग्जैक्टली, दो जगह नहीं होना चाहिए। बाइंग और सेलिंग दोनों पे हटना चाहिए। दोनों पे हटना चाहिए। करेक्ट। तो हो सकता है दोनों पे हटे। चलिए देखते क्या कुछ होता है। लेकिन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ और यूटीआई म्यूचुअल फंड, एक्चुअली बिरला भी लिस्ट हो चुका है, तो ये 4 म्यूचुअल फंड जो लिस्टेड है उनके लिए अच्छी खबर है कि अगर सरकार ये कर दे इस बजट में कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप बाजार में पैसा लगाते तो आपको उन म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदने और रिडम्पशन के वक्त आपको एसटीटी नहीं लगेगा। ये अच्छी खबर है इस वक्त। सेठी साहब, कैसे देखते हैं खबर को आप? नहीं अनिल जी, बिल्कुल बहुत ही ट्रिमेंडसली पॉजिटिव है। लेकिन अनिल जी देखिए, अभी हम जब ये राय देते हैं, सरकार अगर सुन भी रही होगी तो बजट तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। अगर ये ऐसा होना है तो पहले ही आ गया होगा। और बाकी अरे सेठी साहब, ये कोई मांग थोड़ी है सरकार से कि ऐसा करो। ये तो एक्सक्लूसिव खबर है तरुण की, ऐसा होने की संभावना पूरी है। नहीं बिल्कुल, तब तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। और ये जरूरी भी है भारत में इक्विटी कल्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए। इस तरह के छोटे मोटे कदम उठा के सरकार को बाजार के सेंटिमेंट्स को ठीक रखना चाहिए, बिकॉज उनका खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। सामने एलआईसी का एक बड़ा आईपीओ लाने जा रही है सरकार, अगर उसको सब्सक्राइब होना है, 80,000 1 लाख करोड़ के आईपीओ की बातें हो रही है,
तो डेफिनेटली बाजार के सेंटिमेंट्स अच्छे होने चाहिए और इस तरह से छोटे छोटे जो कदम है वो उठाएंगे जिसका एक्चुअली टैक्स कलेक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब मिनिस्क्यूल 0.00001% भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के कदम करके सरकार को बिल्कुल बाजार को भी खुश करना चाहिए और इसका कोई औचित्य भी नहीं बनता इस तरह के एसटीटी लगाने का म्यूचुअल फंड्स पे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो फिर अल्टीमेटली जब शेयर्स में निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं तो उनके एसटीटी लगती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय म्यूचुअल फंड पर टैक्सेशन को लेकर। म्यूचुअल फंड्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ सकती है इस बजट में, ऐसा बता रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। आइए भसीन साहब हमसे जुड़ने के लिए तैयार, उससे पहले जल्दी से एक बार बिगुल फिर से सेठी साहब के लिए, सेठी साहब की तरफ से एक पिक बाकी है, तो आइए सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। अब आप कह सकते हैं सेठी साहब हमेशा आते दो पिक देते हैं और एक ही बिगुल में हो जाता काम, तो मैंने दो बार क्यों? उसका रीजन है सेठी साहब आज लाइव बैठे हैं और बाकी लाइव गेस्ट जितनी बार बैठे होते हैं उतनी बार उनके लिए बिगुल बजता है। तो हम सेठी साहब को प्रेरित कर रहे हैं कि आप ये 2 मिनट के लिए आकर है ना ऐसे गेस्ट अपीयरेंस में निकल जाते हैं, उसके बजाय जितना ज्यादा बैठेंगे पूरे शो में बैठेंगे तो बार बार मधुर बिगुल सुनने को मिलेगा। सेठी साहब बताएं आज की दूसरी पिक आपकी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आजकल तो मैं हफ्ते में एक बार क्लोजिंग शो में आता हूँ और अभी तो मैंने रिसेंटली स्टूडियो में आके भी ये शो किया है। अरे एक बार किया उसको बार बार गिनाओ मत सेठी साहब, हर हफ्ते आओ। लास्ट फोर्टनाइट में ये हुआ है। तो अनिल जी, एक तो आपने बोला जल्दी जल्दी, तो मुझे तो थोड़ा टाइम लगता है, मैं तो स्टॉक के डिटेल्स बताए बिना स्टॉक रिकमेंड करता नहीं हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लूंगा स्टॉक के बारे में बोलने में। स्टॉक है अनिल जी जिसमें खरीदारी करनी है पॉलीप्लेक्स, जो कि अभी 1780 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि बीओपीपी और दूसरी तरह की फिल्में जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में काम आती है, ये बनाने वाली भारत की एक दिग्गज कंपनी है। 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 5 देशों में इनके प्लांट्स है और बाकी हाल ही में नया केपेक्स भी किया है जिसका फायदा भी कंपनी को होना है। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है वो 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। फिर इसका कंपनी का इंटरनेशनली देखेंगे तो थाईलैंड और टर्की में 25% मार्केट शेयर है अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी में। भारत में, यूएस में और इंडोनेशिया में 10% का मार्केट शेयर है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5%, डेट इक्विटी रेशियो 0.20। सितंबर क्वार्टर भी दमदार था, 169 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 102 करोड़ का पैट था। बाकी अनिल जी FIS अराउंड 14.2% ओन करते हैं जिसमें निपॉन है मेनली, और एबेकस म्यूचुअल फंड जो सुनील सिंघानिया जी का एक रिस्पेक्टेड फंड है जिसकी अच्छी फॉलोइंग भी है, वो अराउंड 1.37% ओन करती है और डॉली खन्ना अराउंड 1.09%। और अनिल जी इस स्टॉक को पिकअप करने के पीछे भी आज कारण है कि ये भी बजट से एक इसको फायदा हो सकता है। ये जो बीओपीपी फिल्म्स कंपनी बनाती है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती है उसको रैप करने में भी जो फिल्म्स लगती है वो भी ये कंपनी बनाती है, और उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उनकी जो ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस में सुधार आता है। और हाल ही में इनको एक कोरिया की कंपनी से बड़ा ऑर्डर भी मिला है, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी इनडायरेक्ट प्ले है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। मुझे लगता है ये स्टॉक जो अभी 1780 के आसपास ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा 1875 का टारगेट है और 1725 का स्टॉप लॉस। आपके लिए पॉलीप्लेक्स 1875 का टारगेट और साथ ही खरीदारी की राय सिटी साहब की तरफ से VST टिलर्स, 2 कैश स्टॉक्स। ऑफ कोर्स पॉलीप्लेक्स सर आपका तो फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। हर लेवल पर आपने रेकमेंड किया है, टारगेट्स आए, करेक्शन हुआ, फिर आपने खरीदारी की, फिर टारगेट्स आए और भी बड़े टारगेट्स हैं यहाँ से। बिल्कुल 100%। और जो ये अभी कॉस्मो फिल्म्स के रिजल्ट देखे मैंने परसों आए थे, मैं कॉस्मो के रिजल्ट से इसका अंदाजा लगाता हूँ तोड़ फोड़ आएंगे। और मेरे ख्याल से ये कंपनी भी इस साल की सबसे बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है इस क्वार्टर में। तो रिजल्ट तगड़े रहेंगे और हम तो लगातार बुलिश हैं दीप। और मुझे तो लगता है कि कुछ कुछ स्टॉक ऐसे जिन्हें कभी बेचना नहीं चाहिए, उनमें से एक ये है। क्योंकि पिछले 7 या 8 क्वार्टर से क्वार्टरली डिविडेंड, और क्वार्टरली डिविडेंड भी ऐसा नहीं कि कोई 2-5 रुपए दे दो, 35 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, इस तरह का अच्छा खासा डिविडेंड देने वाले। इसका मतलब कंपनी के कैश फ्लो देखिए, जो सेठी साहब बता रहे थे 6 में से 5 प्लाट हिंदुस्तान के बाहर है, रियल मायनों में इंडियन MNC कंपनी है, टॉप क्लास प्रोमोटर, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई मतलब आपको कुछ देखने समझने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बेहतरीन कंपनी है। आई एम श्योर कि जो सेठी साहब टारगेट दे रहे हैं 1875 के, वो तो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, रिजल्ट के साथ ही आ जाएंगे। रिजल्ट भी आने की तैयारी में ही होगा मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता, लेकिन बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी स्टॉक है।
पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। अगर आप आराम से चैन की नींद लेना चाहें, ये स्टॉक आपके पास अभी भी मेरे ख्याल से 6-7 से ज़्यादा के पी मल्टीपल पर नहीं है स्टॉक। 9 का और दूसरा ये कि ऑलरेडी बिजनेस ये जो बेचना चाहते हैं उसके लिए ऑलरेडी ये पब्लिक नोटिस में ही है कि गोल्डमैन सैक्स को इन्होंने एडवाइजर अपॉइंट कर रखा है। अब हो सकता है उस दिशा में अगर कोई आगे प्रोग्रेस हो तो फिर तो ये स्टॉक कमाल ही कर सकता है। फिर तो आप सोचिए कि अगर कहीं और अगर बिकेगी कंपनी तो बहुत बढ़िया दामों में बिकेगी, फिर औने पौने में नहीं बिकेगी। फिर तो इसका भाव फिर तो कुछ भी होगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन वो चीज़ अलग छोड़ दिए, तब भी फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं। एब्सोल्युटली सर। आइए, बसिन साहब है हमारे साथ तैयार और वक्त है उनसे मुलाकात करने का। मिलते हैं बसिन साहब से। सर स्वागत है, नमस्कार। बताएं सर, क्या है आउटलुक और अपडेट? गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, मंडे से वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो डेली स्विंग्स आप 1000 पॉइंट के डाउ में देख रहे हैं और हमारे यहाँ, वो मंडे से जो वॉलिटिलिटी है वो सबसाइड करेगी ना। मार्केट कैन गो आइदर वे, बट आई वुड बी ऑन द साइड दैट मोस्ट ऑफ द न्यूज, क्योंकि न्यूज डिस्काउंटेड हो गई, मंडे से वी शुड बी इन फॉर मच बेटर टाइम्स ऑन द वॉलिटिलिटी साइड, व्हिच मींस दैट द फियर ऑफ गोइंग डाउन मे बी लेस and we will slowly gradually go up because we are going ahead of an event of a budget. अब आपको बजट की भी दो चीजें बताऊं। देखिए, अभी आपने शायद न्यूज नहीं देखी, साउथ में और सेंट्रल इंडिया में 30-30 रुपए बोरी सीमेंट के भाव बढ़ गए। जब मैंने शुरुआत की थी शेयर बाजार तो बताया गया था कि कमर्शियल व्हीकल और सीमेंट में जब तेजी आएगी तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, और इस कारण से मुझे कोई दो राय नहीं कि द इकोनॉमी इज नाउ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। जब सीमेंट की 30 रुपए बोरी बढ़ेगी तो सबसे बड़ा फायदा होएगा अल्ट्राटेक 114 मिलियन टन कैपेसिटी। आप सोच सकते हैं क्या नंबर आने वाले हैं क्वार्टर में। ये क्वार्टर में बिकॉज ऑफ कोक प्राइसेस थोड़ा सा वो है, वीकनेस थी, बट आई थिंक अल्ट्राटेक इज एन आउट परफॉर्मर। तो 7150 में लीजिए, स्टॉप लॉस 7025, 7500 से पहले मत बेचिए। तो 7500 शायद कल आ जाए या मंडे को, लेकिन बजट तक वेट कीजिए, शायद आपको सरप्राइज हो ऑन दी अपसाइड। दूसरा बाय again the lowest cost cement producer in the country is Shree Cement, 24,100 पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 23,650, टारगेट ऑफ 25,000। और तीसरा जो साउथ में सबसे बड़ा प्लेयर है ACC, 2220-25 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2160 और टारगेट ऑफ 2450 to 2500। सीमेंट शुड लीड द मार्केट फ्रॉम नेक्स्ट वीक बिकॉज इट इज द बैरोमीटर। और 30 रुपए सीमेंट की बोरी का मतलब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप अपने आप अंदाजा लगाइए। तो ये 3 सीमेंट स्टॉक पर पूरे के पूरे सेक्टर पर जबरदस्त बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। आपको बसिन साहब कह रहे हैं कि जो सीमेंट आपको समझ में आए खरीदिए। उनकी पसंद में अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और ACC है जहां पर खरीदारी करने के आए। ACC में 2160 के स्टॉप लॉस से खरीदने, 2450 और 2500 के टारगेट के लिए। अल्ट्राटेक का आपने देख लिया, 7025 का स्टॉप लॉस, 7500 का टारगेट। और श्री सीमेंट 23,650 का स्टॉप लॉस, 25,000 के टारगेट के लिए तैयार। स्ट्रेटेजी भी तैयार। चलिए जानते हैं अनिल से उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी। अनिल जी, उतार चढ़ाव तो डाउ फ्यूचर्स में भी है, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ द डे सुबह हम जब बात कर रहे थे 200 पॉइंट ऊपर थे, फिर 150 पॉइंट ऊपर थे। जब शो की शुरुआत हुई तो एक शार्प फॉल डाउ फ्यूचर्स में आया था, जिसकी वजह से हमारे बाजार भी रिएक्ट करे। अब थोड़े स्टेबल हैं, 30-36 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली नैस्डैक फ्यूचर्स लेवल्स होल्ड कर रहे हैं इस समय, करीब 0.5% की खरीदारी यहाँ पर आपको आती हुई दिखेगी। तो स्टेबल है अमेरिकी फ्यूचर्स, बट विद इन दैट स्टेबिलिटी आपको काफी उतार चढ़ाव बनते हुए दिखा है थोड़ी देर पहले। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये एक और फिर से वॉलेटाइल सेशन अमेरिकी बाजारों के लिए रहता है कि नहीं। बॉन्ड यील्ड थोड़ी बड़ी है, 1.83% के पास है, बट ये हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूत है। सोने में कल भारी गिरावट थी, आज भी उन्हीं लेवल्स के आसपास है जहां कल फिसला था। यूरोप के बाजार इस पूरे हफ्ते वॉलेटिलिटी में इन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा है, आज कर रहे हैं। तो करीब 1.5%, 1 से 1.5% की गिरावट यूरोप में है। और एशिया में थोड़ा मिला जुला कारोबार था। जापान मजबूत, बट चाइना और हांगकांग कमजोर थे। तो ग्लोबल मार्केट्स वॉलेटाइल है सर, एक क्लियर इंडिकेशन नहीं आ रही है यहाँ से। हाँ, थोड़ा सा मामला नेचुरली दीप ऐसा है कि जैसा सपोर्ट आपको ग्लोबल चाहिए नहीं है। और जो FIs की खरीदारी बिकवाली वो तो अब कल सुबह पता चलेगी आज क्या किया है। सुबह सुबह तो सब लोग बुलिश हुए और तेजी हुई भी और टारगेट भी पहुंचे। कई लोग कह रहे हैं कि हम हमेशा बुलिश रहने में फायदा। देखो, हमेशा आप बुलिश रहेंगे, हमेशा बेरिश रहेंगे तो कभी रोज तो कुछ ना कुछ तो होगा। एक दिन तो आप सही पड़ेंगे
वो तो होता ही है, लेकिन हमारी तो स्ट्रेटेजी दोनों तरफ की हमेशा होती है कि आज भी आप देखिए आपको 17,275 17,300 में बिकवाली की भी राय थी 17,400 के स्टॉप लॉस के साथ जी, तो वो तो ट्रिगर नहीं हुआ। आपने डिसिप्लिन के तौर पर लॉन्ग ट्रेड लिया, सुबह खुलते ही आपको कहा था जी, तो वो भी टारगेट आपके सारे हासिल हुए। तो टारगेट तो दोनों तरह के आ रहे हैं, दोनों तरफ के आ रहे हैं, आपको पिक करना है कि आपकी माइंडसेट कहाँ काम करती है। एनीवे वो इंडिविजुअली है, मैं आपको डेटा बता दूं क्या कह रहे हैं। पहली चीज, बेस जो है वो आपके लिए 17,000 के आसपास है। अभी भी डेटा बहुत ज्यादा नहीं है आज। 17,000 के पुट पर 26 लाख शेयर है, 17,200 पर 17 लाख शेयर कोई ज्यादा है नहीं। दीप 17,300 थोड़ा टसल वाला लेवल था जहां पर तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने थोड़ा छोड़ दिया। तो अब आपको फ्रेश और बड़ी तेजी करनी है। देखिए फ्रेश और बड़ी तेजी दो जगह करनी है जी, या तो 17,000 के आसपास ओके, या 17,300 पार होने के बाद। ओके, तो ये नो ट्रेड। हाँ, उसका रीजन बताता हूँ। 17,277 की सबसे बेस्ट क्लोजिंग आपको मिली और 17,300 की उस समय आपने उस दिन हाई देखा था। आज उसको हमने पार जरूर किया है, लेकिन जो पुट और कॉल में पोजीशन 17,300 पर बनी है, अब वापस हम 17,300 को पार करके टिकेंगे तो बढ़िया तेजी में जाएंगे, तब हम 17,475 के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। पौने 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर बनेगा। जब तक वो नहीं होता है तब तक आज के लिए 17,150 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। 17,100 की भी मिलती है तो इतने खराब नहीं है, 17,000 के नीचे की मिलती है तो खराब है। सो क्लोजिंग स्टॉप लॉस 17,000 है। मेरा ये मानना है 17,000 के आसपास अगर आता है तो वहां खरीदारी करनी चाहिए, 17,300 के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। तब तक वेट एंड वॉच करें, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रेसिव पोजीशन कोई भी लेनी नहीं है तब। अब आइए बैंक निफ्टी 37,800 के आसपास है, 37,325 400 475 वहां तक के टारगेट सारे बैंक निफ्टी के हमारे हासिल हुए। अब बैंक निफ्टी में अब कोई कुछ ने ये भी लिखा कि बैंक निफ्टी का 38,500 का 38,500 का टारगेट 38,425 तक पहुंच गया है, ये भी कम नहीं है अपने आप में। एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट गिनना बहुत मुश्किल काम है कि सो मेरा पॉइंट ये है अब वापस नीचे आ रहा है और ये खरीदारी की रेंज में आ रहा है बैंक निफ्टी। हाँ, ये खरीदारी की रेंज में आ रहा है। करना कब है? मंडे, आज नहीं। ओवरनाइट पोजीशन 2 दिन की नहीं रखेंगे। यस सर। दो अमेरिकी बाजारों को लेकर हमें बहुत ज्यादा डर नहीं है, ट्रू, लेकिन मुझे ओवरनाइट पोजीशन रखनी है तो फिर 3:20 पे डिसाइड करेंगे क्या कुछ हो रहा है। जिस लेवल पर आप ट्रेड करने दीप वही सपोर्ट लेवल है, 37,575 से 37,850 इसी रेंज में सपोर्ट लेगा। तो कमजोरी आपको पहली तभी दिखेगी जब आप 37,500 के नीचे ट्रेड करें। जब तक आप 37,500 के ऊपर है बैंक निफ्टी मजबूती है, टेंशन न ले, मजबूती है बस। तो 37,500 38,000 बचे हुए समय के लिए 38,000 के ऊपर बंद होंगे तो बहुत बढ़िया, 37,500 के नीचे बंद होंगे तो खराब। बीच में इंतजार कीजिए। इंतजार करते हैं सर। ओके, नो इश्यूज। तो चलिए ये है आपके लिए इस समय नो ट्रेड जोन है, आराम से रहिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। पर ट्रेडिंग कॉल्स काफी सारी हैं, आइए चलते हैं सुमित जी के पास, उनका बिगल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है 75-76 के बीच में अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एनसीसी। एनसीसी के अंदर खरीदारी करें, 71 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। ऐसा लग रहा है स्टॉक यहां से 80 रुपए से लेकर 84 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। एनसीसी में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें अगले हफ्ते के लिए 80 से 84 के टारगेट्स के लिए 71 का स्टॉप लॉस लगाएं। 80 से 84 के टारगेट के लिए एनसीसी पर करें खरीदारी, 71 का होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। एंड आई थिंक आज सुबह ये रेडार पर भी आया था, बात भी चल रही थी इस काउंटर की, खरीदारी की भी राय इसमें आपने बनते हुए देखी थी। एनसीसी पर रखिए नज़र। बजट पिक में सुदीप सर ने 110 के टारगेट के लिए इस पर आपको खरीदारी की राय दी थी। तो चलिए एनसीसी पर रखेंगे नजर रखेंगे बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी, एक और कंपनी जिसके आने वाले हैं नतीजे आज। कैसी हैं बाजार की उम्मीदें, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। नंबर्स बेहतर साइड पर ही रहेंगे दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए बीईएल पर आय करीबन 43.5% बढ़कर लगभग 3300 करोड़ पर रह सकती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कंपनी जो है एग्जीक्यूशन करती हुई आ रही है उससे काफ़ी फायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही डिफेंस ऑर्डर्स के जो एग्जीक्यूशन आ रहे हैं उससे तो सहारा मिलेगा ही, और जो नॉन डिफेंस कारोबार है वहाँ पर भी कंपनी के बड़े प्लान्स हैं। तो इनकी कॉमेंट्री में ये जानना भी काफ़ी अहम होगा कि कंपनी वहाँ पर किस तरह की प्रोग्रेस कर रही है और क्या सोच है कंपनी की आगे चलकर वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने
करने के लिए। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स हैं, जो आप देख रहे हैं कि सभी कंपनियों के मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आ रहा है, इस बारी BEL पर हम अनुमान कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्जिन्स की बढ़ोतरी होगी सरप्राइजिंगली। 19.2% के मुकाबले 21.9% की मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशंस हमारी है और इसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के मुनाफे पर आता हुआ दिख सकता है। 85% की ग्रोथ के साथ 485 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा भी दर्ज कर सकती है। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक सालाना आधार पर 55,000 करोड़ पर लगभग फ्लैट रहने का अनुमान है, पर यह देखना होगा कि नए ऑर्डर्स कंपनी को इस तिमाही में कितने मिलते हुए दिखते हैं पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल जो है हायर बेस था, उसके बावजूद भी अब मार्जिन जो है बेहतर साइड पर एक्सपेक्टेड है, पर नए ऑर्डर्स हायर बेस के चलते करीबन 18% गिरकर 4,000 करोड़ की हमारी उम्मीद लगाकर हम चल रहे हैं। बट डेफिनेटली ये देखना होगा कि कंपनी की आगे चलकर क्या ऑर्डर बुक आउटलुक है और ड्रोन पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से कंपनी पर पड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, तो इस पर रखनी है नज़र और बजट के लिहाज से भी यहाँ पर रखनी है नज़र, बट ऑफकोर्स आज अर्निंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी BEL की। किरण जी, BEL इस पर राय दें। मूव आती है पर वापस ये 210 के लेवल्स पर ही वापस आ जाता है। ये 200-210 काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है सर, कोई राय इसकी चार्ट पर? बिल्कुल, ब्रॉड रेंज जो दीप आप कह रहे हैं तो वो 195-220 का है। शॉर्ट टर्म रेंज जो आप बोल रहे थे 200-210 का है, पर मेरा मानना है कि जो बड़ी मूव आएगी वो 195 के नीचे आएगी या 220 के ऊपर आएगी, तो तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस से रखना पड़ेगा। जब तक बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता तब तक ट्रेड करने में मतलब नहीं है। पर अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई पोजीशंस है तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 190 का। 190 के स्टॉप लॉस के साथ आप करें खरीदारी BEL में। सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स बेहद मजबूत, BAML हो, BEL हो, जो भी हो। आइए, तैयार है विश्वेश जी? क्लोजिंग शो का विश्वेश जी का पहला बिगुल है? पहला बिगुल है सर। विश्वेश जी इतनी देर क्या कर रहे थे? बिगुल बताएं सर। देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड है और इसमें जो वीक स्टॉक है उनको बेचना चाहिए। तो बेचने की सलाह है वोल्टास को। फ्यूचर में 1152 के आसपास चल रहा है। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है वो ब्रेकडाउन है और एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। मतलब आप ऐसे समझिए 114030 रेंज जो है वो लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स का स्विंग लो है। अगर वो गया तो मुझे लगता है स्टॉक बहुत क्विकली नीचे जाएगा। तो वो बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे वोल्टास को। मुझे लगता है वोल्टास को शॉर्ट करना चाहिए, कैरी भी कर सकते हैं। 1200 का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन मुझे लगता है अगर बाउंस आता है 1170 तक मिलता है तो वापस बेचना चाहिए। 1100 के कंजर्वेटिव टारगेट होंगे। और अनिल जी 1100 जो है लेवल वो एग्जैक्टली 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज है, मतलब 1120 के आसपास वो गया तो अनिल जी मुझे लगता है इसका बजट खराब हो जाएगा और स्टॉक में बहुत हैवी डिस्ट्रीब्यूशन है। आई एम गेटिंग वेरी वेरी पेसिमिस्ट राइट नाउ। जिस हिसाब से आज मॉर्निंग से सेलिंग आई है मुझे लगता है सिग्नेचर नहीं अच्छे हैं, कुछ नेगेटिव आने वाला है। थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहिए, लाइट रहिए, मुझे लगता है डिफिकल्टी है आगे। ओके, तो थोड़ा कंफर्ट कम है बाजार के मूड माहौल को देखते हुए। वो दिख भी रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे आते हुए बाजार अब लाल निशान में फिसलते हुए। ऐसे में एक और बिगुल सेठी साहब के लिए। बनाए सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, देखिए बाजार पे जिस तरह की फॉल ऊपर के लेवल से, आज अब एक समय 200-225 पॉइंट निफ्टी में ऊपर थे और वहां से अब नेगेटिव हो गए हैं। तो बट इसका जो कारण है मुझे बजट नहीं लगता, मुझे लगता है इंटरनेशनली जो वोलेटिलिटी है, इंटरनेशनल क्यूज जो नेगेटिव हो जाते हैं रोज, उसकी वजह से ये वोलेटिलिटी है हमारे भी बाजार में। और आज तो एप्पल के जो अर्निंग्स आए हैं यूएस में, कल बाजार बंद होने के बाद आए और वो आज तक के सबसे अच्छे अर्निंग्स आए हैं एप्पल के। तो मुझे उम्मीद है कि आज यूएस का मार्केट ठीक ही रहना चाहिए। कल टेस्ला ने डिसअपॉइंट किया, आज एप्पल अच्छा कर रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है पॉजिटिव रह सकते हैं। बाकी अनिल जी, अभी एक F&O की पिक है, एक सॉलिड कंपनी है, स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट के बाद आज रिकवरी शुरू हुई है। स्टॉक का नाम है ABB, जिसके फरवरी फ्यूचर्स 2290 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा वापस वही बजट को ध्यान में रखते हुए कॉल है ये। एक तो बजट पे कैपेक्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो कैपेक्स को जब बढ़ावा देते हैं तो इस तरह की जो कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी जैसे ABB, सीमेंस, L&T, इन सबको फायदा होता है और यहाँ से ABB अच्छा लग रहा है। बाकी अनिल जी, इसमें भी एक EV का कनेक्शन है।
इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी, पेरेंट कंपनी है इनकी, एशिया ब्राउन बवरी या एबीबी के नाम से, उनकी एक टेरा टेक्नोलॉजी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें दुनिया में सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है ये 15 मिनट में एक गाड़ी को चार्ज करती है, या अगर इसको आप ऐसे देखें तो 3 मिनट में एक गाड़ी को 100 किलोमीटर के लिए चार्ज कर सकती है, और बाकी एट वन टाइम 4 गाड़ियों को चार्ज करती है। तो इस तरह का एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जो कि जो ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर को जब पुश मिलेगा तो एबीबी जैसी कंपनी को फायदा होगा। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। सितंबर तिमाही के नतीजे भी अच्छे थे। 119 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल 80 करोड़ का पैट था। एक जीरो डेट कंपनी, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है अराउंड 5000 करोड़ की। कंपनी का पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है, वाटर पे है, वेस्ट वाटर पे है, तो ये सब सेक्टर्स फोकस में रहने वाले बजट में। और प्रोमोटर की 75% हिस्सेदारी है, FIS अराउंड 12% ओन करते हैं, तो फ्लोट भी नहीं है, और ये स्टॉक आज से ही F&O के स्पेस में आया है तो थोड़ी लिक्विडिटी हो गई है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 2375 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 2250 का। 2250 का स्टॉप लॉस, 2375 के टारगेट के लिए। और सरी साहब, आप हमेशा ये गौरव से कह पाएंगे कि एबीबी को वायदा कारोबार में रिकमेंड करने वाला मैं पहला एक्सपर्ट था। कैश में तो बहुत लोगों ने, हाँ बिल्कुल, ये मतलब लिख लेना कि कभी आप प्रोफाइल बनाओ लिंक्डइन पे वगैरह में इधर उधर, तो आप लिख सकते हो इस बात को आराम से, है ना। कुणाल जी सर, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, खोज जारी है। खोज करते करते मैं और राकेश जी दोनों वास्को डगामा हो गए अनिल जी। हम भी खोज करते करते आप तक पहुंच गए कि कुणाल जी, राकेश जी है किधर, तो मिल गए हैं फाइनली। बिल्कुल चिंता न करें। हाँ जी, बंसल जी। अनिल जी, मैं कुणाल जी खोज कर रहे हैं। अनिल जी, मैं तो सोच रहा हूँ। अनिल जी देखिए, अनिल जी ऐसा नहीं है कि जब हम जी बिजनेस पे होते हैं तभी जी बिजनेस देख रहे होते हैं। तो इस 2 बजे के शो से पहले दीपांशु एक काली जैकेट में पहने हुए थे। मैं ये अनिल जी सोच रहा हूँ और गहरी चिंतन में हूँ कि 1 घंटे में इतना टेम्परेचर चेंज हो गया कि दीपांशु ने जैकेट उतार दी है। हाँ अच्छा, उसमें लगा हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप जो बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वहीं से ले आऊं। तो ये कॉल के ये आपको पूछने के पीछे मकसद ये था कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब मैं आप बिगुल बजाने के लिए कहते हैं, एक साथ 5-7 लोग लाइन में होते हैं और फिर मैं लेट हो जाता हूँ, तो फिर कई बार कि मेरा तो भाव ये था और आप आए तब तक ये हो गया, मिस हो गया। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज मौका अपने को भी मिला है। सुमित जी बिगुल नहीं बजवा रहे, कुणाल जी, राकेश जी नहीं बजवा रहे, किरण जी भी ऐसा ही है, तो आज अपने भी बराबर कर ही लिया जाए। तो हमारा टाइम तो हमने हिसाब बराबर कर लिया, अब कोई टेंशन नहीं है। आइए, तब तक अब तैयार है कुशल गुप्ता टाटा मोटर्स के नतीजे के अनुमान के साथ। कुशल, बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? सर, नंबर्स, इंडिया परफॉर्मेंस तो काफ़ी बेहतर रहेगी, तो ये एक पॉजिटिव जो है हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इनकी डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, सारी जो इनके ईवी कारोबार है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप देखिए, JLR जो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करता है कंपनी के लिए, करीब 75% रेवेन्यू, वहाँ पर वॉल्यूम जो है सालाना आधार पर थोड़ी सी डिप होती हुई नज़र आई है, जिसका इम्पैक्ट कंपनी की आय पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो स्टैंड अलोन आधार पर तो नंबर्स अच्छे रहेंगे, पर कंसोलिडेटेड आधार पर अगर आप देखें JLR के नंबर्स इंक्लूड करके, तो करीब 1.5% बढ़कर 76,800 करोड़ रुपए ये कंपनी की आय रह सकती है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर 26-26.5% की डिक्लाइन हो सकती है, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन यहाँ पर भी इम्पैक्ट करता हुआ नजर आया है, और सप्लाई साइड जो शॉर्टेज होती हुई दिखी है उसका भी यहाँ पर इम्पैक्ट आया है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स इनकी जनरेट हो सकती थी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज न होने से, वो लूज आउट ये करते हुए दिखे हैं। तो 8,450 करोड़ पर कंपनी का एबिटा रह सकता है। कंसोलिडेटेड आधार पर नंबर्स बता रहा हूँ, और मार्जिन आप 15.2% लास्ट ईयर थे, इस बारी 11% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। इनफैक्ट 2906 करोड़ रुपए का मुनाफा था रिपोर्टेड पैट जो कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, और इस बारी 250 करोड़ का घाटा ये तब्दील हो सकता है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर आगे के लिए किस तरह से पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स भारतीय कारोबार में आगे के लिए क्या ग्रोथ है, ये देखना बेहद अहम है। और JLR और अलग अलग ज्योग्राफीज़ में जहाँ पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हाई है, वहाँ पर किस तरह का आउटलुक है JLR को लेकर, ये जानना बेहद ज़रूरी रहेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री में।
तो JLR की कमेंट्री कैसी आई है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, परफॉर्मेंस कैसी है। ऑफ कोर्स ईवी की हम बात कर रहे हैं तो फिर टाटा मोटर्स तो फ्रंट एंड सेंटर फोकस में आ ही जाता है। और हमारे पूरे पैनल में आप देखेंगे टाटा मोटर्स की रिकमेंडेशन लगभग सभी एक्सपर्ट से आती हुई दिखी। पर एक बार फंडामेंटल राय ले ली जाए सेठी साहब से। सेठी साहब, आपकी क्या उम्मीद है सर नतीजों से? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए नतीजे टाटा मोटर्स के थोड़े प्रेडिक्ट करना दिक्कत होती है, बिकॉज इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी है, फिर यूरोप, चाइना सभी को देखना पड़ता है, और लोकली तो लोकल डोमेस्टिक तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा जो हमने मंथली सेल्स नंबर्स वगैरह में देखा है। तो बाकी नतीजे कुछ भी हो, मुझे लगता है एक बार नतीजों के बाद जो भी सेटल हो जाए स्टॉक को खरीदना ही है। लॉन्ग टर्म पे तो मैं बहुत ही बुलिश हूँ। मैंने कई बार कहा दिस कुड बी टेस्ला इन इंडिया, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, इनकी जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो नेक्सॉन है, शायद टिगोर है, तो ये सबको एक बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और पहली इंट्रेंट है तो उसका फायदा आ ही रहा है। बाकी बजट में मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि ईवीज के लिए एक अच्छा पॉजिटिव बजट होना चाहिए। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल ये स्टॉक अच्छा करेगा और करंट लेवल्स पे होल्ड ही करना है। कोई भी गिरावट आती है, बाजार जब गिरते हैं तो ये स्टॉक भी अच्छी खासी गिरावट दिखाता है, 480-85 लेवल्स पे आता ही रहता है, वहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सोचना है। ओके, तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से टाटा मोटर्स पर राय। एक और स्टॉक जो हमारे सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहता है, वेदांता। थोड़े निराशाजनक नतीजे हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो मुनाफे में बढ़त हुई है, 3,300 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 4,164 करोड़ का आया है, बट हमने अनुमान 4,700 करोड़ से ज़्यादा का लगाया था। तो हमारे अनुमान से देखें तो लगभग 15% नीचे है अनुमान के मुताबिक। तो थोड़ी कमजोरी मुनाफे में अनुमान मुताबिक आपको आती हुई दिख रही है। आय की बात करें तो करीब 34,000 करोड़ की आय, 34,100 करोड़ की इनकी आय आती हुई आपको इस समय दिख रही है, जो अच्छा फिगर है। हाँ, पर हमने आय का अनुमान करीब 33,300 करोड़ का लगाया था। तो अगेन सेम स्टोरी, तीसरी नंबर है जो सेम स्टोरी आ रही है। आय में अच्छी बढ़त है, अनुमान से बेहतर बढ़त आती हुई दिखी है, बट मुनाफा उतना अच्छा नहीं रहा है। इसमें भी देखना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल कॉस्ट काफ़ी बड़ी है, बाकी जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी बढ़त आई है। तो क्या उसी का इम्पैक्ट कामकाजी तौर पर भी आते हुए दिखा है जिसकी वजह से मुनाफा कमजोर रहा है, ये देखना पड़ेगा वेदांता के लिए। बट डेफिनेटली आय अनुमान से काफ़ी बेहतर आती हुई दिखी है। वेदांता के चार्ट्स पर कुणाल जी अपनी राय दें जल्दी से, क्योंकि ऊपरी स्तरों से फिसला है और दिन के लो पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में मैं सेठी साहब की तरफ भी पहुंचता हूं। कुणाल जी चार्ट बताएं पहले आप। अनिल जी देखिए, एक इंट्राडे चार्ट देखें तो एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए स्टॉक 318-319 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो यहां पर 5-6 रुपए की कमजोरी की पूरी संभावना है। लेकिन ओवरऑल मेरा व्यू बेरिश नहीं है, तो मुझे लगता है कि कोई यहां पर लॉन्ग टर्म में एग्जिट नहीं करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए केवल रिजल्ट के लिए लिया था तो एग्जिट करने के लिए। सेम स्टोरी है जो हम बात कर रहे थे, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट डबल हो गई है। पिछले तिमाही में 3,200 करोड़ थी, इस तिमाही में 6,500 करोड़ है, तो डबल से ज्यादा हुई है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ये भी बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 40% की बढ़त है, 5,750 करोड़ से बढ़कर 9,500 करोड़। ऑपरेशनली कमजोर नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं। सेठी साहब भी इसे ट्रैक करते हैं क्लोजली। सेठी साहब, क्या सही लेवल है अगर खरीदना है नीचे में? तो बिल्कुल अनिल जी, सही पूछा आपने। बेचने का तो मैं बोलता नहीं, करंट लेवल्स पे भी होल्ड ही करना है। बाकी फ्रेश खरीदारी 320 के आसपास ये स्टॉक कोई कारण से मिल जाए तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म में यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड अभी भी इस स्टॉक में उम्मीद करता हूँ। जितने भी कमोडिटीज में ये है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये नॉन फेरस कैटेगरी में ज्यादा है। फिर आपके थ्रू हिंदुस्तान जिंक, सिल्वर जिंक में है, फिर क्रूड है इनके पास जो कि अभी उबाल पे है क्रूड। तो इन सबको देखते हुए स्टॉक तो डेफिनेटली मीडियम से लंबी अवधि में बहुत ही अच्छा करेगा। तो अगर आप लकी हो 320 के आसपास स्टॉक मिल जाए तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। आपके लिए वेदांता पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए अगला बिगुल है विश्वेश जी के लिए। विश्वेश का विशेष बताएं सर। देखिए अनिल जी, शॉर्ट करना है JSW स्टील को 631.30 के आसपास चल रहा है, मतलब 30-31 रुपये के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक का ब्रेकडाउन हो चुका था और उसके बाद अलॉन्ग विथ मार्केट पुल बैक आया और अब शायद नीचे का जो जर्नी है वो वापस रिज्यूम कर रहा है। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा सा है, तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। 646 का स्टॉप लॉस रखना है, 600 और 580 के टारगेट होंगे। कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेटल सेक्टर जो है इनहेरेंट वीकनेस को लीड कर रहा है। दैट
थिंग्स ग्लोबल मार्केट में रिमेन लिटिल बिट वेकी। तो मुझे लगता है कि एक बार 600 टूटा तो शायद और गिरावट आ सकती है। तो JSW को शॉर्ट करे 646 का स्टॉप लॉस। JSW स्टील में शॉर्ट करने की राय, क्या बात है, एक करके शॉर्ट कॉल्स आ रहे हैं। वोल्टास शॉर्ट करने की राय विश्वेश जी ने दी, अब JSW स्टील शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं। मेटल्स कमजोर हो भी रहे हैं, वेदांता के भी रिजल्ट्स कमजोर आए, हालांकि अब रिजल्ट के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई निचले स्तरों से, इसमें कोई डाउट नहीं स्टॉक में। और ऊपर से आप देखिए टाटा स्टील कमजोर है, लाल निशान में। तो सुबह जो मजबूती दिखा रहे थे मेटल गायब हो गई। मैं वही सोच रहा था सर, ये वेदांता के नतीजों का भी एक थोड़ा सेंटिमेंट, वेदांता एक लाल में से वेदांता से क्या उल्टा हो गया उल्टा हो गया। एक्चुअली यही हो रहा है, आप देखिए इवन डिक्सन देखिए, डिक्सन भी वापस रिकवर हो गया। तो रिजल्ट पे बड़ा वाइल्ड रिएक्शन आ रहा है दोनों तरफ के। हो सकता है कि रिजल्ट के पहले रिजल्ट के बाद किस तरह की पोजीशन बनती है वो अंदाजा लगाना मुश्किल काम। डिप देखिए कितनी शार्प आई थी और रिकवरी भी उतनी शार्प आती हुई दिखिए। वो वैसे ही है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे जिनके चाहने वाले बहुत होते हैं, वो मतलब अच्छे रिजल्ट आएंगे तो भी खरीदेंगे, खराब आएंगे तो भी खरीदेंगे। डिक्सन उनमें से शायद एक होगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए बढ़िया है, जिनको पसंद है उनको पसंद है। जैसे अभी वेदांता भी सेठ साहब ने यही कहा कि मैं शॉर्ट करने की राय तो दूंगा नहीं, करेक्ट, लेना ही है। मुझे भी पूछते थे शायद, मैं यही कहता कि कहाँ लेना वही डिसाइड करना। हाँ, कहाँ लेना वही डिसाइड करना। तो कुछ स्टॉक्स में है उनको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। एब्सोल्युटली। तो ठीक है, चलिए ये है आपके लिए जो नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी कमजोरी है इन पर। आइए कुछ और नतीजे हैं। सोमवार का दिन एक्चुअली काफ़ी बिजी होने वाला है नतीजों के लिहाज से। कुशल हैं हमारे साथ, टाटा मोटर्स की तो कुशल आपने बात करी दी। एक्साइड अगेन ये स्टॉक काफ़ी एक्टिवली हमारे रेडार पर रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पर। नतीजे कैसे रहेंगे इनके बारे में बताइए। देखिए एक्साइड के जो नंबर्स है ना दीपांशु, यहाँ पर जो लेड प्राइस इंक्रीज हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दूसरी तिमाही में, उसका लैग इफेक्ट एक क्वार्टर का चलता है। तो उसकी वजह से कंपनी की मार्जिन्स पर थोड़ा इम्पैक्ट रह सकता है, जिस वजह से 14.4% के मुकाबले 11.2% के मार्जिन्स रह सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी की आय लेकिन 16% बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि OEM बिक्री जो है वहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि रिप्लेसमेंट मार्केट अभी भी थोड़ा सा कमजोरी का रुझान दिखा रहा है, तो उसको लेकर क्या कॉमेंट्री रहेगी मैनेजमेंट की, ये देखना अहम रहेगा। एंड यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा है, क्योंकि मार्जिन डिक्लाइन हुई है, कामकाजी मुनाफा घटा है, तो कंपनी के मुनाफे पर भी 16-16.5% का कट रह सकता है। तो 201 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा भी आने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। बट डेफिनेटली जैसा कि हम लगातार फोकस में रखे हुए हैं, बजट स्पेसिफिक यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट घोषणाएं EV बैटरीज को लेकर होती है तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात होती हुई दिख सकती है। ओके, तो एक्साइड गेम तो वही है, हमारी प्री बजट पिक भी रही है और तो काफी मजबूत रहा है और बड़े एक्सपेंशन प्लान्स ऑलरेडी हैं। देखते रिजल्ट्स अच्छे आते हैं या नहीं, आज इसका रहेगा इंतजार है जय टक्कर का, और वो हो चुका है खत्म। आ चुके वक्त है कैश का ऑप्शन। इंटरेस्टिंग समय देखते हैं, जय ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी में देंगे नहीं देंगे, देंगे तो पुट देंगे, कॉल देंगे, इस वक्त तो दोनों तरफ मामला बराबर है। जय बताइए क्या करना है। वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी बिल्कुल सही जजमेंट फिर से आपका अनिल जी, 100% स्ट्राइक रेट के जैसे आपने कहा कि क्या दूंगा मैं, बट साइडवेज है मार्केट क्लियरली, इसलिए स्टॉक ऑप्शन अनिल जी मैंने चुना है। मार्केट में अनिल जी 1% का मूव आइदर साइड आया तो और क्लैरिटी आएगी, बिकॉज जो हिसाब से मार्केट में आज एक इंटरेस्टिंग चीज अनिल जी जो देखने मिली है, जो मे भी 18,300-350 के टाइम पे देखने मिली थी और 18,200 के नीचे अपना रिवर्सल था और हुआ था, ये था अनिल जी के मॉर्निंग में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा वो जो कॉल ऑप्शन दिया था उसका स्टॉप लॉस हुआ। बट इंटरेस्टिंगली ये चीज देखने मिली है कि 18,309-10 के आसपास निफ्टी था और हमने कॉल रिकमेंड किया और 18,370 हो गया, वहां से 60-65 पॉइंट का अप्रूव निफ्टी में देखने मिला। कॉल ऑप्शन में अनिल जी लगभग 7 रुपया ही ऊपर चला। सो निफ्टी 65 पॉइंट चली, कॉल नहीं चल रहा था। सिमिलर थिंग हैपेंड व्हेन निफ्टी वाज 18,300-350, जहां पे मार्केट निफ्टी 18,200 से लेकर 300-350 तक चल रहा था, बट ऑप्शंस की प्राइस नहीं बढ़ रही थी। दैट जनरली इंडिकेट्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो गिरावट देखने मिलेगी। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अब अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि यही 17,300-350 ऊपर की तरफ 16,900 के नीचे की रेंज है, तो ये 1% ऊपर और नीचे है मार्केट, हेंस अवॉइडिंग दैट। यहाँ पे एक जो स्टॉक है जिसपे वेब सीरीज के लिए मुझे क्लैरिटी हो, जिसपे पहले भी मैंने कॉल दिया था और अच्छे मुनाफे प्रॉफिट हुआ, वहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग है, वो है मारुति। इसका कॉल ऑप्शन अनिल जी लेकर चले 8,600 का, जो करीब 300-302 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसको खरीद कर चले। आज थोड़ा बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने मिल रहा है,
अदरवाइज तो एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप ये स्टॉक में देखने मिला है। सो इसको खरीद कर चलना है। इसके जो पहले टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 385, सेकंड टारगेट रहेगा 410 का। एंड ऑन द डाउन साइड एनर्जी जो स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा वो है 236, 236 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति का 8600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चले। आई थिंक इट शुड बी अ गुड रिप्लेसमेंट और ऑप्शन कंपेयर टू इंडेक्स राइट नाउ, क्योंकि लॉट साइज इसकी 100 की है। के लिए मारुति पिछले 2 हफ्तों का स्टार रहा है। आज जैसे जय कह रहे हैं थोड़ी मुनाफा वसूली लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, बट ये डिप अच्छा मौका है वापस खरीदारी करने का। 8600 की कॉल को खरीद के जाने की सलाह है। पर बाजार में जो आया है डिप, इसको कैसे समझना है, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें या नहीं, मंडे के लिए कैसे करें तैयारी, आइए जानते हैं अनिल जी से आज की स्ट्रैटेजी। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर वही है जो आप बात कर रहे थे, तो वॉलेटिलिटी यूएस की काफी भरपूर है। अब डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हो गए हैं, बट एनीवन्स गेस कि आज शाम को क्या होगा। नास्डैक फ्यूचर्स ऊपर से थोड़ा फिसलते हुए दिखे हैं। आज यूरोप के बाजार भी मजबूत हैं, 1 से 1.5% की गिरावट आ रही है। कच्चा तेल $90 के करीब है। डॉलर इंडेक्स 18 महीने की। आप बताओ मत सब क्या करके जाए। इनमें नोटा ले रहा हूँ, अच्छा, जाने ही दो। हाँ, सब कुछ आप बोले कि अगर आपको नोटा ही बोलना था तो इतना सब कुछ सब क्यों लिया, रानी क्यों मतलब इतना मेरे से मेहनत ही क्यों करवाई। उनका ये ऑब्जेक्शन लो, उससे पहले मेरा नोटा। और नोटा इसलिए दी दो वजह। एक तो ये कि एक तो है ना, ये न डाउ फीचर समझ में आ रहा है, न डाउ समझ में आ रहा है, बहुत ऊपर नीचे बहुत ऊपर। 2 मेरा व्यू ये है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। ये भले थोड़ा सुस्त दिख रहा हो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इनफैक्ट अच्छा है ना, रोज 200 पॉइंट ऊपर दिखता है, फिर गिरकर बंद होता है। आज कुछ नहीं दिखा रहा, तो शायद तो हो जाए, ऊपर हो जाए तो हो जाए, बट कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं ना। ये तो अंदाज लगाने वाली बात है। सही बात है। कोई उछालना है, इधर हो गया तो इधर उधर, मतलब उतना ही है, इससे ज्यादा कोई उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि हम सोमवार सुबह देखेंगे कौन सा क्या, मतलब ऐसा जय खुद ही बोल रहे 1% ऊपर 1% नीचे से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, तो अभी क्यों फालतू में ओवरनाइट रिस्क आप वीकेंड की रखो। हालांकि आशीष ने ऑलरेडी बता दिया, रशिया यूक्रेन वो संभाल रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बाकी और कहाँ दिक्कत थी जिसका नाम ले रहे थे लोग, चाइना और ताइवान, वो तो लोग भूल गए, वापस बात भी नहीं। गिरता उस दिन याद आते हैं सारे के सारे। उस दिन आज कोई बोलता भी नहीं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है, सोचो। उस दिन चाइना ताइवान भी लड़ रहे थे, एक ही दिन आया बस, उसी दिन गिरते ही मतलब ऐसा आता है कि मतलब पूछो मत। ऐसे ही है, चलो छोड़ो वो जान दो। तो हम एक काम करेंगे कि सोमवार का इंतजार क्यों, उसकी 2 वजह थी। पहले अगर मैं खरीदारी की राय दे भी सकता था कि यूएस इतना खराब नहीं लग रहा तो एक खरीदारी करके जाए, लेकिन क्यों नहीं दे रहा, उसकी 2 वजह है। पहला, इस फॉल की सबसे नीचे वाली क्लोजिंग दे रहे हैं। 17,110 कल बंद हुआ, तो आज उससे भी नीचे बंद होने या उसके आसपास बंद होने के संकेत आ रहे हैं। तो क्लोजिंग हमारी बहुत अच्छी तो नहीं हो रही, कम से कम 17,150 के ऊपर तो होती तो बढ़िया था। दूसरा, आज क्लोजिंग में बैंक निफ्टी ने भी लीडरशिप नहीं दिखाई है, थोड़ा ढीला हुआ। आज प्रॉफिट बुकिंग अच्छी आई है, सो इसलिए फिर कल देखेंगे। फिलहाल कोई अगर आपकी पोजीशन है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर कोई भी, तो आप उसको प्रॉपर हेज कर लें ताकि वो ध्यान में रहे, और जहां आपको प्रॉफिट आ रहा है थोड़ी बुक कर ले। मंडे फ्रेश देखेंगे, सोचेंगे मंडे फ्रेश। नोटा ठीक है सर। तो चलिए, बाजार पर तो है नोटा, और जय भी कह रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज्यादा नजर रखना जरूरी है। आइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात निकली है तो यूनाइटेड ब्रूअरीज, इस पर भी डाल देते हैं नजर। आने वाले हैं नतीजे, आशीष बताएं कैसे रहेंगे नतीजे। दीपांशु, नतीजे तो बढ़िया है, लेकिन मार्जिन्स यहाँ पर जो दिक्कत है बरकरार देखने को मिलेगी। मार्जिन्स पिछले साल करीब 15% की रिपोर्ट किए थे, इस बार 13% करेगा, क्योंकि बार्ले और ग्लास दोनों की कीमतें जो है पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और सीजनली भी अगर आप देखें तो ये कंपनी के लिए बेटर क्वार्टर होता नहीं है, बिक्री इतनी खास नहीं होती है। आय में फिर भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा 28% का इजाफा देखने को मिलेगा। कामकाजी मुनाफा 12% बढ़ेगा। मुनाफा भी अगर आप देखें तो 72 करोड़ से करीब 117 करोड़, लेकिन मार्जिन यहाँ पर दिक्कत जरूर है, 15% से घटकर 13%। आगे की कमेंट्री कैसी होती है, खासतौर पर रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर, इस पर नजर रहेगी। मार्जिन कमजोर आएंगे, मार्जिन कमजोर आएंगे, तो सेम स्टोरी अक्रॉस द बोर्ड आपको बनती हुई दिख रही है। मार्जिन कमजोर आने वाले हैं। बंसल जी, कोई राय यूनाइटेड ब्रूअरीज के चार्ट पर? अगेन काफी एक्साइटमेंट हुआ था, 1800 तक गया था ये स्टॉक, अब वापस 1550 के करीब मिल रहा है, कोई राय? दीपांशु, नीचे में 1490 1495 एक अच्छा सपोर्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि चाहे नतीजे खराब आए चाहे मार्जिन वीक आए, नीचे के लेवल्स नहीं टूटेंगे।
तो अगर वीकनेस में स्टॉक नीचे की तरफ मिलता है 1515, 1510 के अराउंड मिलता है, 1510, 1515 के अराउंड मिलता है, तो उन स्तरों के अराउंड 1490 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय होगी यूबीएल में। यूबीएल है वो स्टॉक जहां पर इंडसइंड बैंक के भी आज ही आ रहे हैं रिजल्ट। इंडसइंड बैंक आज है ना, इंडसइंड कल है सर, कल है, सॉरी कल है। हाँ, तो इंडसइंड रिजल्ट से पहले इंडसइंड बैंक भी मजबूती के साथ, अकेला बैंक है जो मजबूत है, बाकी सब जगह कमजोरी आपको दिखेगी, लेकिन ये बैंक है जो अभी भी 0.2% मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि ऊपरी स्थानों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन फिर भी मजबूत है। जरा एक बार सेठी साहब से राय ली जाए, क्योंकि उनके रडार पर रहता भी है। सेठी साहब, 908 रुपए के आसपास इंडसइंड बैंक खरीदा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। मैंने कई बार इस स्टॉक को रिकमेंड किया है अपनी शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे भी, और मेरा मानना है कि जिस तरह से हम बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नतीजे देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, फिर एक्सिस बैंक, फिर कोटक बैंक, मुझे लगता है इंडसइंड बैंक के भी नतीजे अच्छे होंगे और काफ़ी कुछ जो अभी कई इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं उसका भी फायदा देखा जाना है। फिर एक जो अटकलें हैं ओवर द नेक्स्ट से 3 to 6 months, जब कभी आरबीआई गाइडलाइंस क्लियर हो जाएगी टू इंक्रीज टू अलाउ प्रोमोटर्स टू इंक्रीज देयर स्टेक फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ 15% से 25% करने की जो बात है, वो जब कभी भी होती है तो इस बैंक में डेफिनेटली प्रोमोटर्स की बाइंग आएगी, बिकॉज इन्होंने पिछले साल फरवरी में 1709 के प्राइस पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, करीबन 3000 करोड़ के आसपास इंजेक्ट किए है कंपनी में। तो मुझे लगता है ये जो लेवल से यहाँ पे डेफिनेटली वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे जब कभी ये परमिसिबल हो जाएगा या गाइडलाइंस आ जाएगी। तो उस लिहाज से भी मैं मीडियम से लंबी अवधि में बुलिश हूँ, और बाकी कल के नतीजों के हिसाब से भी मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करना चाहिए, जैसे हमने बाकी नतीजे देखे। बट नतीजों के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जैसे आज हमने कोटक बैंक में देखा, नतीजे बहुत अच्छे थे। कल सुबह मैंने इसको 1830 में रिकमेंड किया और आज 1950 के लेवल्स इसने दिखाए, बट नतीजे आने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग आ गई और वापस स्टॉक 1900 में आ गया। तो वैसा कुछ डेफिनेटली हो सकता है, बट ओवरऑल स्टॉक पे बुलिश। तो ये है आपके लिए कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, दोनों पर रखनी है आपको नजर। इंडसइंड बैंक कल आएंगे इसके नतीजे। आइए, जय कॉल के साथ है तैयार, बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है, आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड, 2877 ये ट्रेड कर रहा है। इसका ये पहले जाना जाता था यू हाउसिंग फाइनेंस के नाम से, तो सो आवास फाइनेंशियर्स 2878 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना है दीप, 2820 के नीचे का एक स्टॉप लॉस आप प्लेस कीजिए, मतलब करीब करीब 60 पॉइंट का एक रिस्क होगा। बट ऊपर में जो टारगेट्स दीपांशु इसके बन रहे हैं वो है 2970 और दूसरा टारगेट रहेगा 3020। बहुत ही क्लियर कट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है, एंड और क्लोजिंग बेसिस एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ये स्टॉक में देखने मिला है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश रहा है, और बुलिश ट्रेंड में जब एक कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आता है तो और कंफर्ट आ जाता है। सो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव मुझे अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, इसको खरीद लीजिए। तो ये है आपके लिए आवास फाइनेंसर्स। इंटरेस्टिंग पिक जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। 2970-3020 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आइए फिर इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन रहा है, कुछ और काउंटर जहां पर जल्दी से हमारे एक्सपर्ट से राय ले ली जाए। LIC हाउसिंग, किरण जी, आज का वायदा कारोबार का टॉप गेनर 11% ऊपर बंद हो रहा है। वीक मार्केट में भी इसने अपने लेवल्स होल्ड करे हैं। जिनकी पोजीशन है कैरी फॉरवर्ड करें या नहीं करें सर, और इंपॉर्टेंट लेवल्स चार्ट पर बता दीजिए इसके। बिल्कुल करना चाहिए दीप, और चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। पिछले 3 दिनों से बहुत अच्छी अपमूव देखने को मिली है। आपका स्टॉप लॉस 375 कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ होना चाहिए, और नेक्स्ट जो बैरियर है वो 400 के आसपास का है। ये एक बार पार कर लेगा 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, तो वापस एक बार मूव 425-430 के लेवल्स के आसपास की देखने को मिल जानी चाहिए। टीवीएस मोटर्स, सुमित जी, एक क्विक कॉल यहाँ पर, वायदा कारोबार का टॉप लूजर 600 के नीचे इस समय। दीपांशु, अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो डिप्स पे खरीदारी करें टीवीएस मोटर पे। स्टॉक 200 डीएमए के सपोर्ट के पास बंद दे रहा है। 590-600 ये बाइंग लेवल बनेंगे टीवीएस मोटर के। ऊपर में 625 से 640 तक का मूव देखने को मिल सकता है, तो डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा टीवीएस मोटर में। तो यह है आपके लिए टीवीएस मोटर्स और LIC हाउसिंग, वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स और लूजर। इवेंटफुल डे रहा है बाजार के लिए, एक्शन पैक डे रहा है। एकदम सपाट क्लोजिंग आपको निफ्टी की दिखेगी, बट रेंज काफी वॉलेटाइल इस पर आपको बनती हुई दिखी है। सेम फॉर बैंक निफ्टी भी करीब 350 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, बट आज काफी भारी उतार चढ़ाव आपको दिखा है। NTPC आज का टॉप गेनर 4% ऊपर। UPL करेक्शन के बाद वापस एक्शन में आते हुए 2.5% ऊपर। सन फार्मा में अच्छी तेजी बनी है, टारो के नंबर्स भी आए थे। ONGC, इंडसइंड बैंक नतीजों से पहले अच्छा दिख रहा था। टाटा कंज्यूमर, M&M, ITC यहां पर 1.5% की खरीदारी, और
भारती एयरटेल, यहाँ पर जो उन्होंने गूगल के साथ प्रेफरेंशियल शेयर इशू की बात करी है, अच्छे एक्शन में रहा। हालांकि प्रीमियम पर हो रही है डील, पर स्टॉक पर ज़्यादा उतना मूवमेंट नहीं आया। मारुति वैसे इस हफ्ते का बड़ा गेनर रहा है, आज 3% नीचे बंद होते हुए दिखा। टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई, हीरो मोटोकॉर्प पर भी वीकनेस आपने बनती हुई देखी। वायदा कारोबार की तरफ आइए, काफी सारे स्टॉक्स थे जो आज आपको भरपूर एक्शन में बनते हुए दिखे। LIC 11% ऊपर, लॉरस लैब्स 7.5%, कैनफिन, बाटा अच्छी खरीदारी, स्ट्राइड्स में भी अच्छा मूवमेंट, अतुल लिमिटेड नतीजों के बाद का एक्शन, कोफोर्ज कल आए थे नतीजे, आज 5% ऊपर, उसकी वजह से L&T टेक पर भी तेजी देखी, माइंडट्री पर भी अच्छा एक्शन दिखा। तो मिड कैप IT का आज एक थोड़ा सा कमबैक आपको जरूर बनते हुए दिखा। दीपक नाइट्राइट अगेन एक और स्टॉक जो भारी गिरावट के बाद आज बाउंस बैक दिखाता हुआ। इंडिया मार्ट 2 दिनों की पिटाई के बाद आज यहाँ पर थोड़ा बाउंस बैक, 4% ऊपर। टाटा केमिकल्स, अपोलो हॉस्पिटल, सन टीवी और नवीन फ्लोरिन यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी आपने बनती हुई देखी है। दूसरी तरफ टीवीएस मोटर्स टॉप लूजर, चंबल फर्टिलाइजर नतीजे, मार्जिन्स का प्रेशर आते हुए 4.5% फिसला। BHEL दमदार नतीजे थे, बट बायन रूमर सेल ऑन न्यूज 3% नीचे। सेम फॉर RBL, अच्छे नतीजे, बायन रूमर सेल ऑन न्यूज 3% नीचे बनते हुए दिखा। चोला इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी वीकनेस दिखी। बंधन बैंक, वोल्टास, गुजरात गैस, टोरेंट फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, ट्रेंट, हनीवेल और साथ ही SBI और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी आपको कमजोर दिन बनते हुए दिखा। एक बार जरा जोमैटो पर भी डाल लेते हैं नजर, क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में सर्किट टू सर्किट काउंटर रहा है। एटलीस्ट आज सर्किट नहीं था, एकदम सपाट क्लोजिंग 90 के लेवल पर। यहाँ पर न्यू एज कंपनीज में PB फिनटेक पर आज 7% की खरीदारी आपने देखी, पर मैपमा इंडिया 7% गिरकर बंद हुआ। नतीजों से बाजार निराश होते हुए दिखाए। तो ओवरऑल इवेंटफुल डे रहा ट्रेड के लिए। फाइनल क्लोजिंग फिगर आने वाली है आपकी स्क्रीन पर। प्रोविजनल क्लोजिंग 17,105 पर निफ्टी का आते हुए एकदम सपाट, और 37,678 पर बैंक निफ्टी करीब 300 पॉइंट की वीकनेस के साथ आपको होते हुए दिखाए। तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला आपको एक्शन बनते हुए दिखा। क्विकली से आपको बता दें आने वाले शोज़ का एक्शन, क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद मस्ती की पाठशाला आने की तैयारी में है। तो अनिल जी और आपके सारे चहेते एक्सपर्ट्स बस मस्ती की पाठशाला का एक्शन आपके लिए आगे बढ़ाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कहां पर है आप शाम को हमारी बाजार की नज़र, और कुछ स्पेशल शोज जो आपके लिए तैयार किए गए हैं। कमोडिटी बाजार की बजट उम्मीदें, इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पर, CTT। पिछले 2 सालों में इसे हटाने की मांग तेज हो गई है। वजह साफ है, कमोडिटी बाजार का घटता हुआ वॉल्यूम। क्या इस बार CTT से राहत मिलेगी? इंडस्ट्री को कितनी है उम्मीद? देखिए हमारा खास शो ग्रोथ बूस्टर, दूर होगा CTT का संकट, सवाल पूछेंगे शाम 4:30 बजे। इसके बाद ओमिक्रॉन जो जा रहा है और जिंदगी एक बार फिर से धीरे धीरे पुराने दरों पर लौट रही है। इकोनॉमी में भी सब कुछ पटरी पर आ रहा है और इसका सीधा फायदा नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाला है। एक बार फिर हाई सैलरी का दौर लौटने वाला है। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म कॉनफेरिन के मुताबिक इस साल कंपनियां सैलरी में करीब 10% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। यही नहीं, कंपनियां सुविधाएं भी बढ़ाने जा रही हैं। शाम 5 बजे आपकी खबर, आपका फायदा में इसी पर करेंगे चर्चा और जानेंगे किस सेक्टर में रौनक ज्यादा रहेगी, क्या ट्रेंड रहने वाला है और क्या इस साल सैलरी स्ट्रक्चर प्री कोविड लेवल पर आ सकता है या उसके पार भी जाएगा। हमारे साथ जुड़ेंगे नवनीत सिंह जो कि चेयरमैन है कॉनफेरी इंडिया के, जिनकी ये रिपोर्ट है, प्रदीप मुल्तानी प्रेसिडेंट PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही रजनीश सिंह मैनेजिंग पार्टनर सिंपली HR सॉल्यूशंस। देखना ना भूले शाम 5 बजे इंक्रीमेंट हो गया रब्बा रब्बा। कोरोना महामारी ने लोगों में इंश्योरेंस की अहमियत को बड़े अच्छे से समझाया है। पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है और अभी भी इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने में नाकाफी रही है। वजह कई हैं, जिसमें महंगा प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगता है 18% GST और मेडिकल इंश्योरेंस के सीमित टैक्स लाभ शामिल हैं। तो ऐसे में इस बार के बजट में क्या इंश्योरेंस और आकर्षक और अफोर्डेबल बनाया जा सकता है? क्या संभावित कदम आएंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के लिए? क्या है इंडस्ट्री की बजट की विश लिस्ट? शाम 6:30 बजे मनी गुरु में बजट से बूस्टर, ये है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज की मांग। हमारे साथ जुड़ेंगे PwC के पार्टनर जयदीप रॉय और HDFC अर्गो के चीफ अंडरराइटिंग ऑफिसर अनुराग रस्तोगी साहब। कोरोना की वजह से ज्यादातर राज्यों में स्कूल बंद हैं। कोरोना का खतरा है, लेकिन कई एक्सपर्ट स्कूल खोलने की हिदायत दे चुके हैं और अब इन एक्सपर्ट्स की राय के बाद सरकार भी स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है। सरकार स्कूल ओपनिंग का नेशनल प्लान बना रही है। तो क्या खास होगा इस प्लान में? कोरोना के बीच बच्चों को स्कूल भेजने की चिंताओं को इस प्लान में
कैसे सुलझाया जाएगा और कैसे इस कोरोना काल में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाए जाएंगे। करेंगे इस पर विस्तार में चर्चा। स्कूल ओपन का नेशनल प्लान, साथ ही और कई बाजार की अहम खबरें भी आपको इस शो में मिलेंगी। तो शाम 8 बजे देखना ना भूलें इंडिया 360। ये है हमारे सारे के सारे स्पेशल शोज का प्रोविजन। फाइनल क्लोजिंग फिगर आपके सामने 17,100 पर निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आती है। देखिए एकदम सपाट। बैंक निफ्टी आज थोड़ा कमजोर था, 37,700 के थोड़ा नीचे बंद होते हुए दिखा है। सीरीज की शुरुआत हल्की सुस्ती के साथ अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद गिरे। अमेरिकी बाजारों में वॉलेटिलिटी है, देखते हैं आज शाम को कैसा सेशन रहेगा। एंड ऑफ कोर्स मंडे बजट से एक दिन पहले बाजार की चाल कैसी रहेगी। हमारे सभी एक्सपर्ट्स का मेरी तरफ से तो है अलविदा, बट जुड़े हैं सारे के सारे एक्सपर्ट्स, क्योंकि अगले 2 मिनट में आ रहा है मस्ती के पाठशाला। छोटे के ब्रेक के बाद लौटेंगे।